अध्याय 1 प्रस्तावना। हाँ, मैं आखिरकार इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। एक व्यक्ति उत्साह से भरी आवाज के साथ लेकिन थकावट के साथ चिल्लाया क्योंकि उसने अपनी हथेली पर एक चमकता हुआ पत्थर पकड़ा था। आवाज काफी नरम थी, लेकिन इसे सुनने वाले किसी व्यक्ति के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान डालने की क्षमता भी थी। उनके बाल जो स्याही काले होने चाहिए थे, सुस्त सफेद दिखाई दिए, जबकि उनकी सीधी नाक ने उन्हें तेज बना दिया। लेकिन उसके होंठ सूख गए थे, जो एक शांत बेघर आत्मा की तरह लग रहा था। इस व्यक्ति की हैगार्ड उपस्थिति उसके गालों पर थोड़ी सी शिकन के साथ ढकी हुई थी, फिर भी उसे एक ही समय में युवा लग रहा था, एक युवा की तरह जो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। 10 साल हो गए हैं जब मैं तियान लॉन्ग डेथ बुक प्राप्त करने में कामयाब रहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक झिलमिला रही थी, और यह विचार कि वह उस वस्तु को प्राप्त करने में कामयाब रहा है जिसे वह 5 साल से अधिक समय से खोज रहा था, उसे उत्साह और उदासीनता की भावना के साथ छोड़ दिया। मैंने तब केवल अपने एकमात्र दुश्मन को मारने के लिए डेथ बुक का इस्तेमाल किया है, और मैंने तब से हत्या के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य चमक रहे थे। समय बीतने को महसूस करते हुए उसने धीरे से आह भरी। एक तरफ उन्होंने केवल अपने एक और एकमात्र दुश्मन को मारने के लिए डेथ बुक का इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे में वह अपने प्रयास में सफल होने के लिए सावधानीपूर्वक अपना रास्ता तय करने में कामयाब रहे, यहाँ तक कि अपने हाथों को गंदा किए बिना इस वस्तु की खोज करने की बात भी। यह मेरी मातृभूमि में वापस जाने और इस पागल विचार को खींचने का समय है जो 8 साल पहले से मेरे दिल में घूम रहा है। एक गुफा से बाहर निकलते हुए वह हवाई अड्डे पर वापस जाने के लिए पहाड़ों को छोड़ने के लिए आगे बढ़े, जो कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में स्थित था। अंत में उन्होंने कुंवारी पर्वत श्रृंखला पर एक नजर डाली, जो उनकी जानकारी में किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया था, न ही उन्होंने एक भी आत्मा को देखा जो इस जगह पर ट्रेकिंग के खेल में लगी हुई थी। फिर कई समस्याओं का सामना किए बिना वह एलिवेटेड सड़क मार्ग पर एक वाहन का सामना करने से पहले पूरे रास्ते पहाड़ों से नीचे उतर गया। सौभाग्य से वह शहर के रास्ते में एक सवारी करने में कामयाब रहा। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह हवाई जहाज में सवार हो गया और अपने देश चीन लौट गया। अपने घर लौटने और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह सोफे पर बैठ गया, गर्म पानी के स्नान से तरोताजा महसूस कर रहा था। हालांकि उन्होंने अंतिम समय में अपनी योजना के बारे में दूसरा विचार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने कई बातें चमक रही थीं। जिन परिचितों के साथ उन्होंने थोड़ा संबंध बनाया, लेकिन उनकी मृत्यु की स्थिति के कारण इसे सुधारने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, यह करो या मरो है। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। किसी भी मामले में मेरे पास वैसे भी इस दुनिया में रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने खुद की रचना की। उसने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर चला गया। उसे सामान्य से 2 और ताले के साथ पीछे बंद कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह फिर से छुट्टी के लिए गया था या किसी कारण से घर को सील कर दिया था। ठीक है, यह इस दुनिया को छोड़ने का समय है। चुपचाप खुद से बुदबुदाते हुए तियान लॉन्ग उस जगह के लिए रवाना हो गया जिसमें कई अफवाहें हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि यह दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसने अफवाहें सुनी, उसने अपना होमवर्क किया और इस संभावना को दूर कर दिया कि यह नकली हो सकता है। ईमानदारी से सीमा पार करने की मेरी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने केवल इस विचार के बारे में सोचा क्योंकि जीने के लिए केवल कुछ और साल बचे होने से मुझे निराशाजनक और खाली महसूस हुआ। आखिरकार मैं और अधिक जीना चाहता हूँ। उसने सोचा, इस पागल योजना और उसके कार्यों के बारे में अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण किया। चीन के एक निश्चित क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने किसी भी असामान्य संकेत के लिए पूरी जगह की खोज की। दुर्भाग्य से उसे कोई नहीं मिला और दिन लगभग समाप्त होने वाला था। यह जगह विशेष रूप से परित्यक्त है, फिर भी इसे साफ रखा गया है, ऐसा क्यों है? तियान लोंग ने खुद को जिज्ञासु स्वर में बुदबुदाया। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद से बात करने की आदत विकसित की थी। यह देखने के बाद कि उसे आज के लिए कुछ भी नहीं मिला था, उसने बस सोने और कल खोज जारी रखने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह अपने द्वारा लगाए गए अस्थायी तंबू में सो रहा था, एक आवाज ने उसे जगा दिया। वह कौन है? तियान लोंग चिल्लाया क्योंकि वह सतर्क हो गया था। वाह, मुझे मत डरो बूढ़े आदमी, एक जवान आदमी चिल्लाया। तियान लोंग ने अपनी आंखों से युवक की जांच की, लेकिन यह सुनकर कि उसे बूढ़ा आदमी कहा जाता है, उसकी पलकें झुंझलाहट में फड़कने लगी। आजकल लोग उन्हें एक बूढ़ा आदमी कहते थे, और उन्होंने इसमें ज्यादा विचार नहीं किया क्योंकि उनके जीवनकाल कम होने के कारण उनकी जीवन शक्ति कम हो रही थी। तुम कौन हो बेटा? तियान लॉन्ग ने पूछा, भले ही वह जवाब जानता था। मैं जियाओ यी हूँ, युवक ने जवाब दिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस प्राचीन मंदिर में एक बूढ़े आदमी की उपस्थिति से बिल्कुल भी परेशान या डरा हुआ नहीं था। आखिरकार एक व्यक्ति तियान लॉन्ग के चेहरे को एक पीला भूत के समान होने की गलती कर सकता है। जब जियाओ यी अपने चेहरे पर एक उत्सुक और भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछने वाला था, तो उसे तियान लॉन्ग द्वारा बाधित किया गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शियाओ यी पहली बार आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने वही सवाल पूछने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा, मुझे पास के मंदिर द्वारा हर हफ्ते इस जगह को साफ करने और कभी कभी गश्त करने के लिए काम पर रखा गया है। यह सुनकर तियान लॉन्ग आश्चर्यचकित था। क्या यह जगह नहीं छोड़ी गई है? हाँ, यह था, लेकिन अब यह पास के मंदिर की संपत्ति है। उन्होंने इसे लगभग 1 महीने पहले खरीदा था। जियाओ यी ने एक आकस्मिक स्वर में जवाब दिया। ओह, मैं देखता हूँ। तियान लॉन्ग ने सिर हिलाया। अब जब आप समझते हैं कि यह निजी संपत्ति है, तो क्या आपको नहीं छोड़ना चाहिए? शियाओ यी ने नाराज अंदाज में सवाल किया। ओह हाँ, एक बार सुबह हो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। अभी बहुत देर हो चुकी है। तियान लोंग ने जम्हाई ली और कहा, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम कल यहाँ डेरा डालो। बूढ़े आदमी, बस आराम करने के बाद चले जाओ। ठीक है। इतना कहकर वह अपने तंबू में वापस चला गया। कुछ मिनट बाद नियमित गश्त के बाद जियाओ यी प्राचीन मंदिर से निकल गया। तंबू के पारदर्शी हिस्से से तियान लॉन्ग ने उसे जाते हुए देखा। ओह, कितना युवा! वह अंदर से अच्छा है, भले ही वह कठोर और बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उसने महसूस किया कि वह एक नजर में युवक के माध्यम से देखने में कामयाब रहा था। फिर भी वह आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कभी कभी गश्त? क्या लोग आमतौर पर गश्त करने के लिए इस समय को चुनते हैं? तियान लोंग ने हंसते हुए कहा, या वह किसी महिला या किसी और चीज के साथ मुलाकात कर रहा था। एक पल के लिए उसकी भौहें तन गईं।
ऐसा लगता है कि मेरे पास सोने के लिए कोई समय नहीं बचा है। मेरा यह घिसा हुआ शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता। मन ही मन चिल्लाते हुए वह टेंट से बाहर निकल आया और फिर से उस जगह की तलाश करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने द्वारा लाई गई और तंबू में छिपी कई टॉर्च लाइटों में से एक को चालू करते हुए उसने उस जगह पर किसी भी तरह के असामान्य संकेतों की तलाश शुरू कर दी जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा था। शेरों और बाघों की कई मूर्तियां थीं, लेकिन वे सभी इस तरह से अलग थीं कि वह अपनी उंगली नहीं डाल सकते थे। यहाँ तक कि भित्ति चित्र भी थे जो किसी प्रकार के इतिहास को चित्रित कर रहे थे। हालांकि मूर्तियां और भित्ति चित्र सभी कमोबेश बिखर गए थे, जिससे प्राचीन मंदिर एक खंडहर मंदिर की तरह दिखता था। जियाओ यी के जाने के समय से उन्होंने अपनी खोज जारी रखने के बाद 1 घंटा बीत गया। चारों ओर घूमते हुए तियान लॉन्ग ने कई चौड़े कमरों में से एक में प्रवेश किया। वह एक दीवार के सामने की ओर बढ़ा और चारों ओर टैप करना शुरू कर दिया। टोक टोक। जैसे ही वह दीवार के चारों ओर टैप करता रहा, पूरे कमरे में एक दबी हुई तरह की आवाज गूंजने लगी। तियान लॉन्ग ने कहा और अगले ही पल उसके सूखे होंठ एक मुस्कान में फैल गए। हाँ, यह मिल गया। उसने उस दीवार के उस निश्चित हिस्से को धक्का दिया जिससे एक दबी हुई आवाज पैदा हुई। कमरे में एक भूमिगत दरवाजा खोला गया जिसने तियान लॉन्ग को तुरंत उस पर नजर डाली। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए जांच की कि क्या इसमें कुछ समय के लिए कुछ जाल हैं। 1 घंटे बाद उसे कोई जाल नहीं मिला और इससे उसे थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ। अगर उसे दूसरी दुनिया में जाने से पहले ही अपनी जान गंवानी पड़े तो उसे नहीं पता था कि यहाँ कितने लोग जो जानते थे उसके मृत शरीर पर हंसेंगे बटा। यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी वर्तमान विशेषज्ञता के साथ कोई खतरा नहीं पाया जाना था, उन्होंने तब भूमिगत दरवाजे से उतरना शुरू कर दिया। उन्हें नीचे जाने वाली कई सीढ़ियों का सामना करना पड़ा और वह एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर किसी प्रकार के जर्जर पैटर्न थे। तियान लॉन्ग ने लोहे के दरवाजे के ठीक बगल में स्विच को देखा और इसे नीचे खींच लिया। लोहे का दरवाजा खुल गया और वह अपने हाथ में टॉर्च की रोशनी के साथ अंतरिक्ष को रोशन करते हुए भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश किया। एक अपरिचित और डरावना दृश्य उसके दृश्य में आया। तियान लॉन्ग ने अज्ञात गठन को देखा जो एक सर्कल की तरह था। बाहरी वृत्त गोलाकार दिखाई दिया जबकि आंतरिक वृत्त उस पर नजर से अंडाकार लग रहा था। यह एक राक्षसी आंख की तरह लग रहा था जिसने उसे लगभग ठंड दे दी थी। ओह, यह वह गठन होना चाहिए जो इस प्राचीन मंदिर को एक भूत मंदिर के रूप में अफवाह के लिए असामान्य बनाता है। वास्तव में ऐसे लोग थे जो यहाँ मजे के लिए आए थे और इस जगह को पाया जिससे यह अफवाह थी कि यह एक मंदिर है जो बुरे देवताओं की पूजा करता है। उन्होंने जानकारी फैलाई लेकिन कभी वापस नहीं आए और न ही लोग डर के कारण इस जगह की जांच करने आए। किसी भी मामले में यह सिर्फ एक स्थानीय मिथक था जिसने अधिकारियों से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। तियान लोंग बुदबुदाया और गठन की ओर चला गया क्योंकि वह गठन की आंख में पहुंच गया था। यह एक डरावनी दिखने वाली आंख ठीक है। मुझे शायद अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस गठन के केंद्र में होना चाहिए। चारों ओर फैल रही अफवाहें मुख्य रूप से भूतों से संबंधित थीं, लेकिन जिस क्षण इस गठन की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर प्रसारित हुई, इसे जल्दी से हटा दिया गया। हालांकि तियान लॉन्ग ने इसे समय पर देखा और यहाँ तक कि अपने नोटपैड में प्राचीन मंदिर का नाम भी लिख दिया क्योंकि वह तलाश में था। मूल रूप से वह इसे केवल एक शरारत के रूप में सोचता था, लेकिन रहस्यमय समूहों को देखते हुए वह व्यवहार कर रहा था जैसे कि उन्हें परमानंद की गोलियां खिलाई गई थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि यह वह जगह थी जिसे वह 8 साल पहले से ढूंढ रहा था। तियान लॉन्ग ने अपने बैकपैक से एक पत्थर निकाला जिसने एक धुंधले हरे और बैंगनी अलौकिक प्रकाश का उत्सर्जन किया। यह वह वस्तु थी जो उन्होंने चीन लौटने से पहले पाई थी, ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन। तियान लॉन्ग की आंखें रोशनी के नीचे चमक रही थीं क्योंकि वह बुदबुदा रहा था। कम से कम यह वही था जिसे दूसरों ने कहा था क्योंकि यह अफवाह थी कि इसमें आत्माओं की मेजबानी करने में सक्षम है। अगर पास के मंदिर के पात्रों को पता होता कि अगर मेरे पास पत्थर है तो क्या वे पागल हो जाएंगे। तियान लॉन्ग जोर से हंसे। शियाओ यी ने जिस पास के मंदिर का उल्लेख किया है वह उन गुटों में से एक है जिस पर उनकी नजर थी, लेकिन इस प्राचीन मंदिर को खरीदने का मामला इतना गुप्त लग रहा था कि वह इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन पाया। फिर वह एक पोडियम की तरह दिखने वाले पत्थर के पास चला गया। गठन को सक्रिय करने के लिए स्विच रखने के लिए एक स्पष्ट जगह, मुझे यह पसंद है। स्विच स्वयं आकार में आधा गोलाकार था और यह चमकता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले से ही इस गठन को चार्ज किया है? बिल्कुल सही, तियान लॉन्ग ने कहा। पास के मंदिर ने इसे चार्ज करने के लिए बड़ी मेहनत से अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। इस गठन को एक निश्चित स्तर तक चार्ज करने में कम से कम 2 साल लग गए, जिसके बारे में तियान लॉन्ग को पता नहीं था। अगर वह जानता था तो वह निश्चित रूप से अनिश्चितताओं के कारण इस जगह से इतनी आसानी से संपर्क नहीं करता। लेकिन उन्होंने इस गठन का आरोप क्यों लगाया? ऐसा नहीं हो सकता कि वे गर्मजोशी से मेरा स्वागत कर रहे हैं, है ना? तियान लॉन्ग गहरे संदेह में था और मजाक के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा लेकिन अपनी भौहें सिकोड़ता रहा। HMPH, इस बारे में सोचना बेकार है। इस गठन को सक्रिय करने के बाद या तो मैं मर जाता हूं या दूसरी दुनिया में रहता हूं। तियान लॉन्ग ने जमीन पर पत्थर मारा और अपनी अनिर्णय की स्थिति को रोक दिया। उन्होंने अपनी शर्ट के ऊपर अपनी आंतरिक जेब तक पहुंचने से पहले एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए डेथ बुक निकाली। समय आ गया है। उसने एक कलम निकाली और डेथ बुक के ऊपर खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ अपनी जगह अकड़ गया जबकि कलम को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां तेजी से हिलने लगीं। तियान लॉन्ग। गठन की सक्रियता के बाद और अंतरिक्षमय यात्रा के दौरान उसकी आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर ट्रांसमाइग्रेशन पत्थर में प्रवेश करती है। दूसरे छोर तक पहुंचने के बाद उसकी आत्मा के पास एक कमजोर शरीर होता है जो ट्रांसमाइग्रेशन पत्थर का उपयोग करके 20 साल से कम उम्र का होता है और 5 मिनट के बाद दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। तियान लॉन्ग ने हवा की ठंडी सांस ली क्योंकि उसका दिल घबराहट में धड़क रहा था। उसके खून के उबलते ही उसके दिल में उथल-पुथल की लहरें उठीं जिससे उसके नश्वर दिल और दिमाग पर हावी होने का खतरा पैदा हो गया। खुद पर डेथ बुक का उपयोग करने के लिए उन्हें अपना नाम लिखना पड़ा। मृत्यु पुस्तक लोगों को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित और मार सकती है, जिसका अर्थ है कि यह आत्मा को हेरफेर करने में सक्षम है, इसलिए इसे आत्मा को काफी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपने आप को सांत्वना दी जैसा उसने सोचा था। यह ठीक है, मैं अपने सिर के पीछे ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन बांधूंगा और मेरी आत्मा और पत्थर के बीच बहुत दूरी नहीं है, इसलिए डेथ बुक के सफल होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर केवल मेरा सिद्धांत सही है तो यह है। डेथ बुक को लगभग गिराते ही उसके हाथ कांप उठे। आखिरकार उसने सिर्फ खुद को खत्म कर दिया अगर चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसा उसने सोचा था।
जिस क्षण उन्होंने डेथ बुक पर अपना नाम लिखा, उन्हें पता था कि वह निस्संदेह अपने अंत से मिलेंगे। वह डेथ बुक के साथ अपने जीवन काल का विस्तार नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसे उन लोगों पर आजमाया था जो पहले मरने वाले थे। इसलिए उस पर अपना नाम लिखना इस बिंदु पर खुद को मारना है। वह नहीं जानता था कि उसके पास जीने के लिए कितना समय बचा था, लेकिन यह देखते हुए कि उसने अपनी जीवन शक्ति कैसे खो दी, उसने अनुमान लगाया कि उसके पास 1 या 2 साल थे। वह 5 मिनट की छूट सिर्फ उसे परखने के लिए थी। यह जांचने के लिए कि क्या डेथ बुक अभी भी दूसरी तरफ काम करती है। अगर यह काम करता है तो वह 5 मिनट में मर जाएगा। यदि वह 5 मिनट में नहीं मरा तो वह अपने घटे जीवनकाल के कारण 2 साल के भीतर मर जाएगा। तियान लॉन्ग ने महसूस किया कि उनका जीवनकाल अपंग होना उनकी आत्मा पर भी लागू होता है। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवनकाल की अपंगता ने उनके शरीर को सीधे प्रभावित नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मा को प्रभावित करने का एक उपोत्पाद था। आखिरकार एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसे एक पहेली पाया था क्योंकि वह डॉक्टर उसे तेजी से उम्र बढ़ने वाले शरीर का कारण नहीं ढूंढ सका, भले ही तियान लॉन्ग अपने 30वें दशक से नीचे था। इसलिए तियान लॉन्ग ने सोचा कि उनके सीमित जीवनकाल ने सीधे उनकी आत्मा को प्रभावित किया, जिसने बदले में उनके शरीर को जीवन शक्ति में भारी गिरावट का अनुभव कराया। यही कारण है कि यह उसके लिए करो या मरो की स्थिति भी है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने अपंग जीवनकाल के कारण मरने से पहले एक नए शरीर में 2 साल बर्बाद करने के बजाय जल्दी से मरना चाहिए। यह बहुत दयनीय होगा, शायद दयनीय भी। यह योजना उनके दिमाग में तब आई जब उन्होंने पूरी तरह से महसूस किया कि डेथ बुक सीधे लोगों को मारने के अलावा उन्हें हेरफेर करने के लिए आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उन्होंने अपनी योजना में इस तथ्य के बारे में भी शामिल किया था कि डेथ बुक अजीब संयोगों की व्यवस्था कर सकती है, इसलिए उन्हें लगा कि यह ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन को रखने के लिए एक उपयुक्त शरीर की खोज कर सकता है। संक्षेप में, जीने की उनकी पूरी योजना इस तथ्य पर निर्भर थी कि जिस क्षण वह दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, डेथ बुक काम करना बंद कर देगी। वह शुद्ध भाग्य और अपुष्ट तथ्यों पर भरोसा कर रहा था। तियान लॉन्ग के पैर अनियंत्रित रूप से हिल गए। लानत है, पहले से ही ठंडे पैर होना बंद करो, मैंने इसे अब किया है और शायद मेरे जीने के लिए केवल 2 साल बचे हैं। वापस नहीं जा रहा है। तियान लॉन्ग ने गठन शुरू करने से पहले अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति व्यक्त की और अपनी जांघों को थपथपाया। जैसे ही भूमिगत क्षेत्र कांपता है, अंतरिक्षमय में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, जिससे ऊर्ध्वाधर अंतरिक्षमय मार्ग सक्रिय होता है। तियान लॉन्ग तुरंत गठन की नजर में चला गया और अपने भाग्य को भाग्य पर छोड़ दिया। उसने एक यात्री की तरह महसूस करने से पहले आखिरी बार लोहे के दरवाजे को देखा। अलविदा पृथ्वी। BZZZ। तियान लॉन्ग तुरंत अंतरिक्षमय सुरंग में अवशोषित हो गया। हालांकि जिस क्षण उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें एक विशाल चट्टान से कुचलने वाले लोगों की तुलना में बेहद बदतर भाग्य का सामना करना पड़ा। वह स्थानिक सुरंग से बहुत दबाव में आ गया। उसका शरीर हजारों ब्लेड से कटा हुआ महसूस हुआ, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। अर्घा, क्या यह स्थानिक सुरंग स्थिर नहीं है? मैं बर्बाद हो गया हूँ। तियान लॉन्ग ने अराजक स्थानिक अशांति से अपने हाथ को बिखरते हुए देखा। हाँ, यह खत्म हो गया है। एक हल्की सी हंसी छोड़ते हुए उसने अपने विकृत कंधे को देखा। जब उसका कंधा बिखरने लगा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन में प्रवेश कर गई। तियान लॉन्ग ने डेथ बुक को धूल में कटा हुआ नहीं देखा। उसमें से एक काली छाया उड़कर ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन में भी घुस गई। उन्होंने निष्क्रिय रूप से देखा कि उनका शरीर शून्य में विकृत हो रहा है, जिससे उन्हें मिचली महसूस हुई। वह उठना चाहते थे, लेकिन वह नहीं कर सके क्योंकि वह अपने आत्मा रूप में थे। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन ने तब अंतरिक्ष सुरंग में उड़ान भरी, कई स्थानिक तूफानों का सामना किया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह दूरी में एक द्वीप के किसी भी दृश्य के बिना एक विशाल तूफान से घिरी एक छोटी नाव पर यात्रा कर रहे थे। तियान लॉन्ग यह नहीं समझ सका कि कितना समय बीत गया था। वह पूरी यात्रा के दौरान सूचीहीन था, अपने शरीर और डेथ बुक के नुकसान का शोक मना रहा था। जिस डेथ बुक को उन्होंने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सेंध नहीं लगाई, वास्तव में बिखर गई। वह अतीत में इसके पन्नों को फाड़ने में सक्षम था, लेकिन कवर को नुकसान पहुंचाने के लिए वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, एक बार भी नहीं। इसके विघटन ने वास्तव में उससे भविष्य के लिए आधी उम्मीद खो दी। प्रारंभ में वह सिर्फ इतना चाहता था कि डेथ बुक केवल काम करना बंद कर दे, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इस स्थानिक सुरंग में विकृत हो जाएगी। यदि उनकी आत्मा के रूप में आंखें होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अब सुस्त दिखेगा। फिर भी वह अभी भी निरीक्षण कर सकता था। हालांकि वह इस समय भी नहीं समझ सकता था क्योंकि उसका परिवेश पूरी तरह से काला था, केवल उसे अपने अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम बनाता था जो अभी भी एक अर्थ में जीवित था। कुछ अज्ञात समय के बाद ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन अंतः स्थानिक सुरंग से बाहर निकल गया, एक नई दुनिया में पहुंच गया। इस बीच पृथ्वी पर गठन को किसने सक्रिय किया? पास के मंदिर के मुख्य पुजारी गुस्से में उड़ गए और अपने बगल के फर्नीचर को तोड़ना शुरू कर दिया। परित्यक्त मंदिर की तुरंत जांच करें। प्रधान पुजारी जोर से चिल्लाया। रहस्यमय वस्त्रों में कई लोग जल्दी से परित्यक्त मंदिर की जांच करने के लिए चले गए। प्रधान पुजारी तब 1 मिनट के बाद शांत हो गए और फिर क्रोधित हो गए। मुझे नहीं पता कि गठन को किसने सक्रिय किया, लेकिन इसमें यात्रा करना बेकार है। अनगिनत प्रयोग किए गए हैं और हम यह भी नहीं जानते कि कोई व्यक्ति दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रहा है या नहीं। कभी कभी शरीर उस अपूर्ण और अस्थिर गठन में प्रवेश करने से पहले ही विकृत हो जाता है। यह बेकार है। बेकार से क्या मतलब है? अचानक एक गंजे आदमी से एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने पुष्टि की है कि यह वास्तव में विभिन्न माध्यमों से दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन होता जो एक आत्मा की मेजबानी कर सकता है, तो हम शायद दूसरी तरफ पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। गंजे आदमी ने धीरे से आह भरी। ओह, पत्थर रखने का क्या फायदा? यदि आप आत्मा को पत्थर पर नहीं ले जा सकते हैं तो यह अभी भी बेकार है। हे, आपके पास अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन मैं करता हूं। गंजा आदमी चिल्लाया। बहुत बुरा, ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन हर 1000 साल में दिखाई देता है और हमने प्रयोगों पर हमारे पास जो कुछ भी था उसका उपयोग किया है। जब यह आखिरी बार दिखाई दिया था तब तक यह दिखाई देना चाहिए था। जल्दी इसे खोजें। मुझे पता है, प्रधान पुजारी ने नाराज भाव से जवाब दिया। अचानक एक आदमी सम्मानजनक दूरी पर रुकने से पहले दौड़ता हुआ आया। मुख्य पुजारी, हमने जियाओ यी को मंदिर के बाहर पाया और वह आदमी हिचकिचाया। वह क्या? प्रधान पुजारी काफी अधीर लग रहा था। वह आदमी का माथा काली रेखाओं से त्रस्त था, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति हिचकिचाहट से भरी थी। जल्दी इसके साथ बाहर निकलो। वह परित्यक्त मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे एक महिला के साथ काम कर रहा था, लेकिन हमें देखते ही भाग गया। प्रधान पुजारी दंग रह गया, जबकि गंजा आदमी अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए हंसने लगा। उन दोनों को मार डालो और उन्हें कुत्तों को खिला दो। मुख्य पुजारी की आंखों में ठंडापन झिलमिला रहा था क्योंकि वह गूंज रहा था। हालांकि रिपोर्ट करने आया आदमी सिर से पैर तक कांप रहा था। हे प्रधान पुजारी, क्या वो औरत तुम्हारी नाजायज बेटी है? ठीक है,
प्रधान पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उसने खून का मुंह छिड़का और गिर गया, जबकि गंजा आदमी एक पागल आदमी की तरह जोर से हंस रहा था। अध्याय 2 नई दुनिया। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन अंततः आसमान में बिखर गया और तियान लॉन की आत्मा के चारों ओर लपेटने के लिए एक हरी बैंगनी चमक उत्पन्न की। चमक तब अचानक एक निश्चित दिशा में चली गई, जो प्रकाश की मानक गति से तेज थी। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह पर, जो कुछ सेकंड पहले कहीं के बीच में दिखाई नहीं दिया था। अच्छा नहीं है, वह इसे बनाने वाला नहीं है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति निराशा से भरी हुई थी। उसकी पुतलियां कांप रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उदासी के बजाय डर से था। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नीले रंग का कवच पहने खड़ा था, जिस पर बाघ की छवि अंकित थी। कवच डराने वाला होने के अलावा यह काफी क्षतिग्रस्त था, बर्बाद दिख रहा था। जब से आप उसे मिले हैं, तब से वह कोमा में है। क्या यह एक ऐसे बच्चे के लिए इतनी देखभाल करने लायक है, जिसके साथ आपका कोई संबंध भी नहीं है, ग्रे? उसी नीले कवच के साथ एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। मैंने मनमाने ढंग से उसे उठाया, और फिर मुझे उसकी देखभाल करने वाला होना चाहिए। अपना मुंह बंद करो, मेल। ग्रे वापस आ गया। उसके ढीले लाल बालों से उसकी केवल एक आंख दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ा भाव था, जिसने मेल की अभिव्यक्ति को तुरंत बदसूरत बना दिया। बस इतना ही। मेरे पास आपके धर्मी कार्य के लिए पर्याप्त था, ग्रे। आप उन चीजों को भी ठीक से नहीं करते हैं जो हमारे कप्तान आदेश देते हैं, और आप केवल उस बच्चे की देखभाल करते हैं। क्या वह बच्चा आपका नाजायज बेटा है? मेल गुस्से में चिल्लाया। हालांकि ग्रे के लिए मेल बस एक बार फिर परेशानी खोजने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ग्रे की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने अपनी तलवार को अपनी स्कैबबार्ड से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्लेड सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारी मुझसे कुछ दुश्मनी है, मेल, इसलिए बार बार मेरे साथ गलती ढूंढना बंद करो। अगर आप में हिम्मत है तो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूं? मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे ब्लू टाइगर मर्केनरीज में हमारे कैप्टन के सेवानिवृत्त होने के बाद कौन कप्तान का दर्जा प्राप्त करने जा रहा है। मेल ने भी अपनी तलवार खोल दी, लड़ने के लिए एक युद्ध रुख अपनाया। यह सुनकर कि मेल ने अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई को स्वीकार कर लिया, ग्रे ने अपने वर्तमान खेती के आधार के लिए एक अविश्वसनीय गति के साथ गोली चलाई। उसने अपनी तलवार से एक अंधा प्रकाश बनाया, जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को चमक के साथ कवर किया। क्या एक नई युद्ध तकनीक? मेल क्षण भर के लिए कठोर हो गया। जब उसने देखा कि प्रकाश से उसकी दृष्टि बाधित हो रही है, तो उसने अपनी पैंट लगभग उतार दी। वह हिल नहीं रहा था, क्योंकि वह देख नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई थीं, और यहां तक कि प्रकाश के कारण उसकी आंखों में क्षणिक दर्द का अनुभव हुआ था। और अगले ही पल युद्ध तकनीक द्वारा जारी चमक से एक अनोखी चमक उस बच्चे को मिल गई, जिसने पल भर में सांस लेना बंद कर दिया था। उन दोनों जो लड़ाई में उलझे हुए थे, ने अजीब घटना पर ध्यान नहीं दिया। मेल ने अपनी आंखें खोली केवल अपनी गर्दन के सामने एक तलवार देखने के लिए। वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवन उसके हाथों से फिसल रहा था, या उसकी गर्दन कहना बेहतर था। वह डर के मारे अनैच्छिक रूप से कांपने लगा, अपने जीवन के लिए डरने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे आपके उकसावे के लिए पर्याप्त था, मोरन। ग्रे धीरे से बोला गया। उसकी बांह हिल गई, और जब वह मेल के सिर को काटने जा रहा था, तो एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे रोकने के लिए प्रेरित किया। रुको। ओह, यह कप्तान है। ग्रे पीछे हटते हुए बुदबुदाया। यह एक महत्वपूर्ण समय था, और उसके पास मेल या कप्तान के साथ परेशान होने का कोई अवकाश नहीं था। इस बीच तियान लॉन्ग, जो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया था, एक ही समय में गर्म लेकिन विचलित महसूस करने लगा। शरीर में प्रवेश करते समय तियान लॉन्ग को बिल्कुल कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता था जैसे बच्चे की आत्मा इस शरीर में मौजूद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही अंदर से कुछ महसूस कर रहा था, एक गर्म, आनंददायक और एक आराम की सनसनी। क्या ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन इस बच्चे के कमजोर शरीर को ठीक कर रहा है? उसी समय तियान लॉन्ग इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका कि इस बच्चे का शरीर अब से उसका अपना है। यह एक ऐसी कल्पना थी कि वह भी इस पल के लिए वास्तविकता से भटका हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि उनकी शांत सोच अभी भी उनके दिमाग को संचालित करती है, जबकि वह थोड़ा अवास्तविक महसूस करते थे। हाँ, मैं बच गया। मैं बचाया गया हूँ। कप्तान, ग्रे ने मुझे असली के लिए मारने की कोशिश की। उसे मार दो। वह गद्दार है। मेल खुशी से भर गया और अपनी छवि की परवाह किए बिना ग्रे को फंसाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पल भर के लिए पागल हो गया हो। क्या ऐसा है? कप्तान वहां चला गया जहां मेल दयनीय रूप से चिल्ला रहा था। जब मेल ने सोचा कि वह अपना बदला ले सकता है, तो उसके चेहरे के सामने एक मुट्ठी दिखाई दी, जिससे उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। बूम! कैप्टन ने बलपूर्वक मुक्का मारा, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। मेल के गाल थोड़ा धंस गए, क्योंकि वह जहां खड़ा था उससे 2 मीटर दूर उड़ गया, एक दीवार पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दीवार पूरी तरह से नहीं टूटी, लेकिन मेल को पकड़ लिया। ग्रे इस दृश्य से जुड़ा हुआ था, इसके सार को समझ नहीं पा रहा था, उलझन में महसूस कर रहा था कि कप्तान ने इस बार मेल की रक्षा क्यों नहीं की। क्यों मेल, जो दीवार पर फंस गया था, एक गूंगा स्वर के साथ बुदबुदाया, जबकि उसे जो दर्द महसूस हुआ, उसने उसे काफी अपमानित महसूस कराया। आपको लगता है कि मैं आपकी चाल नहीं जानता? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ग्रे के साथ गड़बड़ न करें। कप्तान ने मेल को फटकार लगाई और ग्रे को देखने के लिए मुड़ा। ग्रे, कृपया मेरे भतीजे मेल को माफ कर दें, वह फिर से ऐसा नहीं करेगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सजा को संभालूंगा। वह थोड़ा झुक गया। ग्रे ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह केवल यहाँ अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर सकता था और वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता था। हालांकि स्थिति लंबे समय तक निराशाजनक लग रही थी, इन सभी वर्षों में बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर हो गया था। कैप्टन ने उसके इशारे पर आह भरी, इससे पहले कि उसकी आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठीं। वैसे क्या आपने यहाँ चारों ओर कुछ चमकते हुए देखा? यहाँ केवल एक चीज चमक रही थी, वह मेरी तलवार थी। ग्रे ने एक झटका दिया। नहीं। ठीक है, कप्तान ने अचानक जानकारी देना बंद कर दिया। उसने सोचा कि उसे एक खजाना मिल गया है, और इसलिए वह इसे किसी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं था। तियान लॉन्ग, जिसने अपने नए शरीर को धारण किया, ने जब उनका भाषण सुना तो उसे थोड़ा पसीना आने लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने कैप्टन को चमक का उल्लेख करते हुए सुना, बल्कि इसलिए कि वह उनके द्वारा कही गई किसी भी बात को समझ नहीं पा रहे थे।
क्या मेरा भाग्य इतना भयानक है? 20 साल से कम उम्र के सभी कमजोर लोगों में से एक बच्चा क्यों? मैं इस स्थिति में खुद की देखभाल भी नहीं कर सकता था। मैं बर्बाद हो गया हूँ। तियान लॉन्ग के चेहरे पर एक सूचीहीन भाव था। उसने ऊपर की ओर देखा, बादल भरे आकाश की ओर जो उसके भाग्य के समान लग रहा था, हमेशा की तरह उदास। उसके चेहरे पर पड़ने वाली थोड़ी सी धूप उसे गर्मी प्रदान करने में विफल रही। उन्होंने अचानक इस दुनिया में रहने के लिए एक दृढ़ संकल्पी चेहरा बनाया, जो अपने आप में काफी प्यारा था। हालांकि अभी भी 5 मिनट की बात थी, इसलिए वह उस पल के गुजरने का इंतजार कर रहा था। यद्यपि डेथ बुक विकसित हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा को नुकसान पहले ही हो चुका था, इसलिए वह इस बात पर संदेह करते रहे कि क्या वह 5 मिनट की समय सीमा तक जीवित रहेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रे पीछे मुड़ा और वहां लौट आया जहां बच्चा अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। वह तुरंत यह देखकर आश्चर्यचकित था कि बच्चा जाग रहा था। बेटा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या तुम ठीक हो? ग्रे उत्साह में चिल्लाया क्योंकि उसने बच्चे के बगल में घुटने टेक दिए थे। शांत हो जाओ ग्रे। वह सिर्फ एक बच्चा है जो तब से कोमा में था जब से आपने उसे पाया था। क्या आप वास्तव में उससे बात करने की उम्मीद करते हैं? कप्तान ने हंसकर कहा। ठीक है, मैंने खुद को खुशी में खो दिया, क्षमा करें। ग्रे ने थोड़ा शर्मिंदा स्वर में जवाब दिया। ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना, मुझे चीजें करनी हैं। कैप्टन ने विदाई दी और चले गए। उसकी आंखें एक गहरी चमक के साथ चमक रही थीं क्योंकि उसका सिर बाईं और दाईं ओर घूम रहा था, चमक के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहा था। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ सकता। यह कौन सी भाषा है? तियान लोंग का मन शांत होने के बाद ही शांति से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में यह जगह कहाँ है और यह बच्चा कौन है? फिर उसने मध्यम आयु वर्ग को देखा जो उसके बारे में चिंतित लग रहा था। क्या यह व्यक्ति मेरा हो सकता है? इस बच्चे के पिता? अचानक तियान लॉन्ग का ग्लाबेला, उसकी भौहों के बीच की प्रमुखता, दर्द से धड़कने लगी। आह, बेटा, क्या गलत है? ग्रे घबरा गया क्योंकि उसने बच्चे को देखा, दर्द में चिल्लाया, ओह नहीं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। मेरी आंखों के सामने यह काली बात क्या है? तियान लॉन्ग ने अपने सामने एक भयानक दृश्य देखा। उसकी दृष्टि अचानक गायब हो गई और यह पिच काला हो गया जैसे कि सभी दृष्टि खो दी हो, लेकिन एक पल बाद पिच ब्लैक उसके विचार में एक विसंगति बन गई। एक परिचित विसंगति अगर उन्हें कहना चाहिए। तियान लॉन्ग दुखद रूप से चिल्लाया क्योंकि वह अपने सिर को तब तक पकड़े रहा जब तक कि वह अत्यधिक दर्द से बेहोश नहीं हो गया। ग्रे, जो जल्दी से घबरा गया, जल्दी से शांत हो गया क्योंकि उसने देखा कि बच्चे ने पीड़ित होना बंद कर दिया। उन्होंने बच्चे की नब्ज चेक की और राहत की सांस ली। वह बस बेहोश हो गया है, शुक्र है। शायद वह सिर्फ मेरे चेहरे से डर गया। यह समझ में आता है। आखिरकार यह पहली बार है जब मैं उसे अपनी आंखें खोलते हुए देख रहा हूं। यह बच्चा निश्चित रूप से मुझे एक धागे पर लटकाए रखना पसंद करता है। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में सोचते हुए वह अफसोस से हंसे और आह भरी। यह लगभग इस बच्चे का तीसरा जन्मदिन है। अच्छी बात यह है कि वह उससे पहले उठ गया, वरना मेरा सिर काट दिया गया होता। संयोग को देखते हुए ग्रे ने स्वर्ग को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह तियान लॉन्ग को अपने कमरे में ले गया और उसे अपने बिस्तर में सुला दिया। फिर वह मेज के सामने बैठ गया और साफ स्ट्रोक में एक पत्र लिखा, जिसे कुछ हद तक मामूली पैटर्न वाली गुप्त मुहर के साथ अंकित किया गया था। वह खिड़की के पास खड़ा हो गया और सीटी बजा रहा था। एक सुंदर कबूतर खिड़की के माध्यम से उड़ गया और ग्रे के कंधों पर खड़ा हो गया। इसकी आंखें तेज दिखती थीं और इसके छोटे कद की तुलना में इसकी एक भव्य उपस्थिति थी। ग्रे ने फिर पत्र को कबूतर के पैर में बांध दिया। अगले ही पल कबूतर फिर उसके कंधे से उड़कर अपने पूर्व निर्धारित गंतव्य पर पहुंच गया। यह इसके बारे में है। मेरा मिशन आखिरकार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। अगर सब कुछ आसानी से चलता है तो मुझे लगता है। ग्रे ने इन 2 से अधिक वर्षों में बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव किया था। उसने इस बच्चे की देखभाल के लिए उस पर हर सिक्के का इस्तेमाल किया था, जिससे वह एक भिखारी से भी बदतर हो गया था। उसके पास बच्चे और खुद का समर्थन करने के लिए एक भाड़े के समूह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे साम्राज्य छोड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और उम्मीद है ज्वार पार हो गया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम दोनों मर जाएंगे। वह फिर से हंसे और फर्श पर गिर गए। उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे वह मर गया था। हालांकि उन्होंने कुछ सेकंड में एक आवाज को बाहर निकाल दिया। व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए मिशन को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में पहली बार ग्रे शांति से सो गया। अध्याय 3 जागृति। 3 दिन बीत जाने के बाद तियान लॉन्ग अभी भी जाग नहीं गया था। इस दौरान लगातार सिर में दर्द से तड़पते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने से पीड़ित हो गए हों। इस बच्चे को क्या हुआ? क्या वह किसी बीमारी से पीड़ित है? लेकिन मैंने जिस एपोथेकरी को काम पर रखा था, उसने बताया कि वह अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह से स्वस्थ था, जो अपने आप में असामान्य है क्योंकि वह पैदा होने के समय से कोमा में है। क्या आकाश हमारी मदद कर रहा है? ग्रे बड़बड़ाया क्योंकि उसे इस स्थिति को समझना मुश्किल लगा। जो भी हो, मैं बस इसे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा जैसा कि यह है। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। कमरे में कुछ पल की खामोशी के बाद एक बच्चे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? मैं मरा क्यों नहीं? तियान लोंग के मन में बहुत सारे संदेह और कई सवाल थे, लेकिन सबसे प्रमुख था, मेरी आत्मा में यह काली चीज क्या है? अरे जरा रुको, मैं अपनी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। तियान लॉन्ग पूरी तरह से भ्रमित था और यहाँ तक कि थोड़ा डरा हुआ था। उनके ग्लाबेला पर जो एहसास, वह निस्संदेह एक नई सनसनी थी। आत्मा ग्लेबेला में है। यह उसके लिए एक पूर्व निर्धारित धारणा थी, इसलिए उन्होंने स्वचालित रूप से इस अनुभूति को अपनी आत्मा के रूप में संबंधित किया। अचानक हुई इस खोज पर प्रतिक्रिया में उनका दिल धड़क उठा। तियान लॉन्ग ने अपने होठों को काट लिया क्योंकि उसने चीनी में खुद को फुसफुसाया, ठीक है, मुझे शांत करो। अगर मैं शांति से और सावधानी से सोचता हूँ तो शायद मैं इस स्थिति को समझ पाऊंगा। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसे अपना दिमाग खाली करना पड़ा और शांत होने के लिए कुछ और सांस लेनी पड़ी। फिर एक बार जब उनकी अभिव्यक्ति काफी शांत हो गई तो उन्होंने एक एक करके बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। डेथ बुक स्थानिक सुरंग में नष्ट हो गई थी और मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा।
मुझे इस पर यकीन है, तो मेरी आत्मा में यह काली चीज क्या है जो एक किताब की तरह दिखती है? क्या यह मौत की किताब है? यह एक जैसा दिखता है। तियान लॉन्ग ने अपने होठों को भारी काट लिया, लेकिन फिर यह महसूस करना बंद कर दिया कि यह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर पहचान लिया कि यह सिर्फ खुद था। विरोधाभासी महसूस करते हुए उन्होंने फिर सोचना जारी रखा। लेकिन अगर मौत की किताब इस दुनिया में मेरा पीछा करती है, तो यह स्थानिक सुरंग से बाहर निकलने और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद मुझे मारने में सक्षम होना चाहिए था। अगर यह मुझे नहीं मारता है, तो मैं सही था। मौत की किताब शायद इस दुनिया के कानूनों द्वारा प्रतिबंधित है। तियान लॉन्ग ने उत्साहित महसूस किया। उसने भाग्य पर भरोसा किया था और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का यह आधार या तो मौत की किताब को नष्ट या रिसेट करना चाहिए। वह डेथ बुक के साथ जानवरों को मारने या हेरफेर करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह सोचना तर्क के भीतर था कि डेथ बुक ने किसी प्रकार के सिद्धांत पर काम किया, निर्धारित दुनिया के भीतर किसी प्रकार का कानून। वह इस दुनिया में काम न करे, इसके लिए भी वह डेथ बुक तैयार था। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा में इसकी उपस्थिति पर अविश्वास महसूस किया। इस दुनिया को शायद एक अज्ञात वस्तु के आगमन का पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता है, इसलिए डेथ बुक 20 साल से कम उम्र के कमजोर शरीर को प्राप्त करने में सक्षम होने की शर्त को पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन यह 5 मिनट की समय सीमा के बाद मुझे मारने में सक्षम नहीं थी, जिसका अर्थ है कि डेथ बुक को या तो आंतरिक रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था या इस दुनिया के नियमों के अनुसार रिसेट किया जाना चाहिए था। फिर अगर यह काली चीज मौत की किताब है, तो यह मेरी आत्मा में कैसे प्रवेश करने में सक्षम थी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वर्तमान मालिक हूं? हाँ, यह मामला होना चाहिए। यह कुछ हद तक स्थिति को समझता है। भले ही तियान लॉन्ग को कई संदेह थे, लेकिन वह कुछ हद तक इस स्थिति को समझने में सक्षम था। भले ही यह बकवास के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन उसे लगा कि वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियान लॉन्ग बिस्तर से बाहर निकला और जब उसने चलने की कोशिश की तो वह गिर गया। क्या? उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका, इसलिए वह कमरे के कोने पर दर्पण तक अपना रास्ता तय कर रहा था, ताकत के हर औंस का उपयोग करके जो वह जुटा सकता था। कितना कमजोर! वह विलाप करता था, लेकिन समझने में सक्षम था क्योंकि वह एक बच्चे के शरीर में था। उसने एक कमजोर शरीर की मांग की ताकि वह आसानी से शरीर को धारण कर सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बच्चे के लिए उसे उस स्थिति को शामिल नहीं करना चाहिए था। वह गोरी त्वचा के साथ ऊंचाई में लगभग 91 सेंटीमीटर दिखता था, नीलम आंखों की एक जोड़ी जो मनमोहक दिखती है, लेकिन उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। उसके शरीर के साथ धंसा हुआ था। उनके छोटे सुनहरे बाल गंदा थे और एक छोटे फ्रेम के साथ जो 3 साल के बच्चों के लिए सामान्य है, वह एक ऐसे बच्चे से बहुत अलग नहीं दिखता था जिसकी देखभाल नहीं की गई थी, एक अनाथ। हालांकि वह जिन परिस्थितियों में था, उसे देखते हुए वह बिना किसी गंदगी के साफ दिख रहा था। शायद किसी ने या मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा उसकी देखभाल की थी और पहली नजर में बच्चे का पिता भी लग रहा था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह बच्चा उस व्यक्ति से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। 1, 2 या 3 साल का बच्चा। ऑर्फन। मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि मैं इस वातावरण में पूरी तरह से मिश्रण कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आपके शरीर को रखने के लिए खेद है। मैं कोई बहाना नहीं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से आपको मार डाला है। तियान लॉन को नहीं पता था कि यह बच्चा पैदा होने के समय से कोमा में था और 3 दिन पहले मरने वाला था। वह एक निर्दोष बच्चे को मारने के बारे में जटिल भावनाएं रखता था, लेकिन इसने उसे अपना जीवन जीने से नहीं रोका। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके हिस्से को भी जीऊंगा। हालांकि उन्हें हास्यास्पद लगा क्योंकि एक बच्चा इस दुनिया में उनका पहला हताहत बन गया। ग्रे के कमरे से जाने के बाद वह उस कमरे की ओर चला गया जहां कप्तान रुका था। दस्तक। अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से एक आवाज सुनी जा सकती थी। धारा। ग्रे ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके कदम लकड़ी के प्लाईवुड पर चरमरा रहे थे। ओह ग्रे, क्या बात है? कैप्टन, अब समय आ गया है कि मैं भाड़े के सैनिकों को छोड़ दूं। कमरे में एक पल का सन्नाटा छा गया। आह, क्या 2 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी? समय निश्चित रूप से तेजी से उड़ता है। कैप्टन ने आह भरते हुए याद किया। हाँ, भाड़े के सैनिकों में मेरा ख्याल रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साम्राज्य के लोग मुझे लेने आएंगे तो मुआवजा दिया जाएगा। तुम्हारी देखभाल कर रहे हो, एक ऐसे आदमी की रक्षा करना जिसका खेती का आधार मुझसे अधिक है। आपको मजाक करना चाहिए। क्या यह बच्चा है? कप्तान ने हंसकर कहा। क्या आप पहले से ही इसका पता लगा चुके हैं? ग्रे बोला, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। मैं लगभग 2 साल से आपके साथ हूँ। हाँ, अगर मैं यह भी नहीं समझ सकता तो मुझे भाड़े के सैनिक होने से संन्यास ले लेना चाहिए। ग्रे ने कहा, अच्छी बात है कि आपने मुझे अभी यह बताया है। अगर यह 1 महीना पहले होता तो मुझे आपको मारने के लिए मजबूर होना पड़ता। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या यह एक आदेश है? कप्तान धीरे से मुस्कुराया। हाँ। ग्रे ने अपना सिर झुकाया, जवाब दिया जैसे कि यह तथ्य की बात थी। लोरेट इंपीरियल परिवार निश्चित रूप से डरावना है, यह देखते हुए कि यह विद्रोह में भाग लेने वाले महान परिवारों को जीवित रखने और निष्पादित करने में कामयाब रहा। क्या? लोरेट परिवार विद्रोहियों को कुचलने में कामयाब रहा है? हाँ, मुझे यह खबर 2 दिन पहले ही मिली है। कप्तान ने सिर हिलाया। ग्रे खड़ा था, उत्तेजना से कांप रहा था। इसी से हम दोनों बच गए हैं। ग्रे ने शांत होते ही राहत की सांस ली। फिर मैं अपने क्वार्टर में वापस आ जाऊंगा, कप्तान। ठीक है। कैप्टन ने एक बार फिर यह सोचकर आह भरी कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली अधीनस्थ को कैसे खोने जा रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह अपरिहार्य था। शर्मराना। ग्रे ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। बच्चा कहाँ है? ग्रे ने तुरंत अपनी तलवार खोल दी और घबराए हुए तरीके से जल्दी से अंदर भाग गया। तियान लॉन्ग ने जल्दी से कमरे के कोने पर अपना सिर वापस कर दिया और ग्रे को कमरे में भागते हुए देखा। ग्रे नोलन, यह उसका नाम है ना? ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी मृत्यु परमेश्वर की आंखें हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मृत्यु की पुस्तक है। इसके साथ ही तियान लॉन्ग ने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास अभी भी डेथ बुक है, लेकिन उन्हें लगा कि यह कहना सबसे अच्छा है कि डेथ बुक उनके भीतर है। ग्रे नोलन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि बच्चा सुरक्षित था, हालांकि कुछ करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यार, उडेल। तियान लॉन्ग ने तुरंत एक प्यारा चेहरा के साथ एक अभिनय करना शुरू कर दिया।
यह देखते हुए कि मैं एक बिस्तर में सो रहा था, इस आदमी को मेरी देखभाल करनी चाहिए थी, और 3 साल के अनाथ के लिए यह दूर की बात नहीं है कि वह कैसे बात करना नहीं जानता है। रे नोलन तुरंत बच्चे की ओर चले गए और उसे ऊपर ले गए। हाँ, अगर उन्हें पता चला कि राजकुमार बात करना नहीं जानता है तो क्या मेरा सिर काट दिया जाएगा? रे नोलन थोड़ा डर गए, लेकिन फिर स्पष्टता के साथ सोचा, शायद नहीं। तियान लॉन्ग को पता नहीं था कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वह अभी भी इसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। डेथ गॉड आइज ने एक व्यक्ति के नाम और जीवन काल को प्रदर्शित किया, उत्तरार्ध को छोड़कर एक धागे द्वारा प्रदर्शित किया गया प्रतीत होता था। यार, कृपया उस भाषा में बात करें जिसे मैं समझता हूँ। तियान लॉन्ग ने ईमानदारी से और अफसोस के साथ कामना की। बच्चे, आपके लिए साम्राज्य में लौटने का लगभग समय है, और वहां आप आधिकारिक तौर पर दुनिया की भाषा सीखना शुरू कर सकते हैं। रे नोलन ने बच्चे को व्याख्यान देना और पढ़ाना शुरू कर दिया, भले ही वह जानता था कि बच्चा उसे समझ नहीं सकता क्योंकि उसका जीवन इस पर निर्भर था। व्याख्यान लगभग 10 मिनट तक जारी रहा। तियान लॉन्ग को काली रेखाओं से भरे चेहरे के साथ छोड़ दिया गया। अध्याय 4, शाही राजधानी में लौटना। 1 घंटे के बाद ब्लू टाइगर मर्केनरी मुख्यालय के बाहर। अरे, आकाश को देखो, एक यादृच्छिक व्यक्ति चिल्लाया। कहा, एक राहगीर उसकी पटरियों पर रुका और पूछताछ की। आकाश में बादलों के ऊपर एक बड़ा सिलहूट देखा जा सकता था। यह यह एक ड्रैगन है, एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। ड्रैगन शहर को नष्ट करने जा रहा है, हर कोई दौड़ता है। वह व्यक्ति जो पहले इस तरह के सिलहूट को देखकर डरकर भाग गया। बेवकूफ, यह एक वाइवर्न है। बादलों के ऊपर से सिलहूट को नीचे आते देखने के बाद एक अन्य जानकार व्यक्ति ने टिप्पणी की। वाइवर्न के पंख 12 मीटर लंबे थे। यह अपने मुंह में रेजर नुकीले दांतों के एक सेट के साथ लंबे समय तक दिखता था। इसकी पूंछ चारों ओर से फट गई, जिससे हवा के झोंके पैदा हुए जिसने उन लोगों को फेंक दिया जो अपने पैरों के पास थे। इसकी पीठ पर चमकदार लाल कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उनका चेहरा जोश के साथ बहादुर था, और उन्होंने एक ऐसी आभा दिखाई जो उनके नीचे के लगभग सभी लोगों को दबाने में सक्षम थी। इसलिए किसी ने भी उस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने क्षेत्र को स्कैन किया और एक इमारत पर ब्लू टाइगर मर्केनेरी साइन देखा। वह तुरंत उस इमारत की ओर चल पड़ा। वाइवर्न ने तब अनुपालन किया और ब्लू टाइगर मर्केनेरी मुख्यालय के सामने उतरा। इंपीरियल गार्ड्स के कप्तान रेनार्ड नोलन ब्लू टाइगर मर्केनेरीज के कप्तान को बाहर आने का आदेश देते हैं। वह आदमी तब जोर से चिल्लाया, जिसने कई लोगों को इस तथ्य के कारण चौंका दिया कि वाइवर्न पर आदमी इंपीरियल गार्ड्स से संबंधित था। इंपीरियल गार्ड के कप्तान यहाँ क्या कर रहे हैं? कई लोगों ने दूसरों से फुसफुसाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक यादृच्छिक इंपीरियल गार्ड नहीं बल्कि कप्तान था। अगर कोई कहता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ब्लू टाइगर मर्केनरीज के सदस्यों ने उस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे, क्योंकि वे अपने कप्तान के आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी किस्मत के लिए कप्तान जल्दी से इमारत से बाहर आया और तेजी से इंपीरियल गार्ड के कप्तान रेनार्ड नोलन को झुकाया। ब्लू टाइगर मर्केनरीज के नोएल, आपकी सेवा में। नोएल को अंदर से पसीना आ गया। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति सीधे उनके भाड़े के समूह में आ गया था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से पूरे देश पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। उन्होंने उसे कोई चेहरा देने की जहमत भी नहीं उठाई। वास्तव में वे क्यों करेंगे? नोएल ने खुद का मजाक उड़ाया। इससे पहले कि रेनार्ड नोलन अपना वाक्य पूरा कर पाते, उन्होंने एक पुरुष आकृति को अपनी पीठ पर एक बच्चे के साथ इमारत से बाहर निकलते देखा। रेनार्ड नोलन ने नोएल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक संतुष्ट चमक के साथ कहा, अच्छा, आपको निश्चित रूप से भरपूर धन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत समय हो गया है, रे। वह मुस्कुराया। परिचित और आरामदायक आवाज सुनकर रे नोलन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हाँ भाई। फिर दोनों ने सहजता से गले लगाया और हंगामा भरे लहजे में खूब हंसे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या शाही राजकुमार ठीक है? रेनार्ड नोलन की अभिव्यक्ति थोड़ी चिंतित हो गई। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। रे नोलन ने अपनी पीठ पर नजर डाली, जैसा कि उन्होंने कहा था। इसके बाद उन्होंने अपने होठों को पर्स किया और अंदर से रोते हुए कहा, मैं कैसे कह सकता हूं कि इंपीरियल प्रिंस उस क्षण से कोमा में थे जब उन्हें मुझे सौंपा गया था। रेनार्ड नोलन ने एक भारी सांस ली और अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो इस जगह को छोड़ दें। कृपया करें, मैं इस जीवन शैली से बीमार हूं। रे नोलन अपनी चिंता प्रदर्शित नहीं करते हुए जोर से हंसे। फिर उन्होंने अपना सिर पीछे कर लिया और उन मिसफिट को देखा जो वह इन 2 वर्षों में एक साथ थे। यदि आप किसी भी परेशानी का सामना करते हैं तो नोलन परिवार के पास जाएं और मेरे नाम रे नोलन का उल्लेख करें। रे नोलन विदाई देते समय मुस्कुराए, बाद में मिलते हैं, नोएल। नोएल इस रहस्योद्घाटन से हक्का बक्का रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, वे सभी बड़े लोग हैं और ये दोनों नोलन नोबल परिवार से हैं। मैंने इसे अमीर बना दिया है। जब दोनों भाई वाइवर्न पर चढ़ गए तो नोएल चिल्लाया, अपने शब्दों को मत भूलना ग्रे। नहीं ग्रे, मैं नहीं करूंगा। रे नोलन मुस्कुराया। नोएल के साथ उनका एक सौहार्दपूर्ण संबंध था, इस तथ्य के अलावा कि वह अपने भतीजे मेल के प्रति सुरक्षात्मक थे, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी थी। वह अभी भी उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार था। वाइवर्न ने तब इंपीरियल कैपिटल की ओर जाने वाले आसमान में उड़ान भरी। 6 घंटे बाद दूर से एक विशाल दीवार देखी जा सकती थी। दीवारें 60 मीटर से अधिक ऊंची थीं। आखिरकार हम इस तेज वाइवर्न की मदद से इंपीरियल कैपिटल तक पहुंच गए, रे नोलन खुशी से बोले। दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने तियान लॉन्ग की अवहेलना करते हुए पूरे रास्ते बातचीत की। इस बीच तियान लॉन्ग समझ नहीं सका कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए उसने हार मान ली और वाइवर्न पर अपनी पहली उड़ान का आनंद लिया। यह बहुत तेज था और हवा जो उसके चेहरे से थोड़ा सा ब्रश करती थी, उसने उसे उत्साह की भावना दी जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं की थी। शायद उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन धमकी देने वाली स्थानिक यात्रा की तुलना नहीं की जा सकती है। उसने जो वायु प्रतिरोध अनुभव किया, उसने उसे वाइवर्न से फेंक दिया होगा, लेकिन उसके सामने मौजूद 2 लोगों ने आकस्मिक रूप से वायु प्रतिरोध की अवहेलना की और निष्क्रिय रूप से उसे एक अवरोध खड़ा करने से बचाने में मदद की। हवा इस दुनिया में बहुत ताजा है। दृश्य बहुत सुंदर है। क्या मैं पहले से ही छुट्टी पर हूं? तियान लॉन्ग ने महसूस किया कि इस दुनिया में आने का उनका विकल्प सबसे अच्छा था जो उन्होंने कभी बनाया था। सौभाग्य से उसका भाग्य, जो आमतौर पर भयानक था, ने इस बार उसे निराश नहीं किया, या कम से कम वह कैसा महसूस करता था।
वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा था, न ही उसे पता था कि वह भविष्य में सुरक्षित होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने उसे देखभाल के साथ इलाज किया, इसलिए उसने सोचा कि वह उन दोनों के साथ सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं है कि वह अभी अपना भविष्य बदल सकता है या उसके नीचे इस जंगल में कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकता है, इसलिए वह सिर्फ प्रवाह के साथ चला गया और बहुत अधिक सोचने की परवाह नहीं की। वाइवर्न तेजी से बिना किसी बाधा के दीवारों के ऊपर से गुजरा और इंपीरियल कैसल की ओर बढ़ गया। यह तब इंपीरियल कैसल के मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे उतरा। कई रक्षकों ने अपने भाले पकड़े और इसे कसकर पकड़ लिया जैसा कि वे हमेशा करते थे। जब वाइवर्न उनके सामने उतरा तो उन्होंने पलकें भी नहीं झपकाईं, लेकिन उन्होंने कमोबेश अपनी आंखों के भीतर विस्मय और सम्मान प्रदर्शित किया। उसी समय वे उलझन में थे कि वह अहंकारी गरीब बच्चा कौन था। तीनों ने तब बिना किसी बाधा के इंपीरियल कैसल में प्रवेश किया, जैसे कि वे इस इंपीरियल कैसल के स्वामी थे। तियान लॉन्ग इस जगह की भव्यता को देख सकता था और यहाँ तक कि किसी ने उसे समझाए बिना उसे लगा कि वह किसी प्रकार के रॉयल्टी के निवास में आया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपना मुंह थोड़ा सा बंद कर लिया था और उसे बंद कर दिया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने सोचा, क्या बच्चे का युवा शरीर मेरी भावनाओं को कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है। अपनी दुनिया में आने के बाद कई चीजों का अनुभव करने और देखने के इस छोटे से समय में उन्होंने महसूस किया कि उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिन समय है और उन्हें जो उथल-पुथल महसूस हुई वह कुछ भी छोटा नहीं था। पॉप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे उसे संदेह हुआ कि बच्चे का विकासशील शरीर उसकी पहले से स्थापित शांत भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह एक नई दुनिया थी और यह भी संभव हो सकता है कि आधुनिक दुनिया में उसके दिमाग पर जो संकोच था वह सब गायब हो गया था। वे कुछ ही देर में सिंहासन कक्ष के सामने पहुंच गए। जैसे ही वे सम्राट के दर्शकों से अनुरोध करने जा रहे थे, दरवाजा खुला और एक असाधारण असर वाली एक युवा महिला अपने चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बाहर आई। तियान लॉन्ग चौंक गया जब उसने इस राज्य को शानदार और सुरुचिपूर्ण बेरिंग के साथ सुंदरता को गिराते हुए देखा। उसकी 170 सेंटीमीटर लंबी आकृति ने उसकी आंखों को मोहित कर दिया। शराब की 2 बूंदों की तरह बादाम शाही बैंगनी आंखों के साथ उसकी त्वचा गोरी उसकी आंखों को रोशन कर रही थी। उसके लहराते कमर की लंबाई वाले सुनहरे बालों ने उसे एक परी की तरह भव्य बना दिया। उसके चेहरे ने एक देखभाल करने वाली मां की तरह एक गर्म और सुंदर व्यवहार प्रदर्शित किया। फिर भी उसके पास सही स्थानों पर मोड़ों के साथ एक पूरी तरह से परिष्कृत शरीर था, जिससे वह थोड़ी परिपक्व दिखती थी। युवती ने बीच में बैठे बच्चे की ओर देखा और दोनों भाइयों से हाथ मिलाया। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। धीरे धीरे बच्चे की ओर दौड़ते हुए उसके होंठ थोड़े अकड़ गए और जल्दी से उसे अपने पूरे स्नेह के साथ गले लगा लिया। आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, भगवान का शुक्र है। मुझे खेद है कि माँ इस समय आपके साथ नहीं रह सकी। युवती ने खुशी के आंसू बहाने शुरू कर दिए क्योंकि वह जोर से कांप रही थी। तियान लॉन्ग भौंचक्का रह गया क्योंकि उसे लगा कि उसे इस महिला ने गले लगा लिया है। भले ही वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही थी, वह गले से गर्मी महसूस कर सकता था जो उसे अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ। क्या यह औरत इस बच्चे की माँ है? एक विचार ने उसके दिमाग को घेर लिया। इस बच्चे की माँ से नक्काशी सुनकर वह फिर से अपराध और उदासी की जटिल भावनाओं से ग्रस्त हो गया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह लगभग अपने आंसुओं को गिरने से रोक नहीं सका। उसने अपने होंठों को काटा और कहा, क्या यह भी बच्चे के विकासशील शरीर के कारण है? एक युवक जिसकी अभिव्यक्ति एक क्षणभंगुर क्षण के लिए खुशी से भरी थी, उस युवा महिला के पीछे देखी जा सकती है जो वर्तमान में तियान लॉन्ग को गले लगा रही थी। वह 180 सेंटीमीटर लंबा प्रतीत होता था। शाही नीलम आंखों के साथ उसकी त्वचा गोरी होती थी जो एक शाही आभा बिखेरती थी। उसके लहराते कमर की लंबाई वाले काले बाल स्याही की तरह रसीला थे। उसकी थोड़ी एक छोटी दाढ़ी के साथ मिलती थी और उसके कंधे कुछ मांसपेशियों के साथ चौड़े थे, जिससे वह काफी मर्दाना और सुंदर दिखता था। संक्षेप में उनके पास एक मध्यम निर्माण था और उनका चेहरा महिलाओं के लिए उल्लेखनीय रूप से आकर्षक लग रहा था। आखिरकार मेरा बेटा सुरक्षित लौट आया है, उस युवक ने अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते हुए गहरे स्वर में कहा। उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव उत्पन्न किया, लेकिन नीलम की पुतलियां नम दिखाई दी। दोनों भाई तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गए। हम सम्राट और महारानी को अपना सम्मान देते हैं, वे एक स्वर में चिल्लाए। अच्छा, खड़े हो जाओ, मेरे पीछे सिंहासन पर आ जाओ। युवक ने सिर हिलाया और मां और बेटे के पुनर्मिलन में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय वह सिंहासन की ओर चला गया और बैठ गया। सिंहासन हॉल में मौजूद सभी लोग सम्राट के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हाथ मिलाते हुए झुक गए। उनमें से कई ने साम्राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन करते हुए इंपीरियल कोर्ट में पदों पर कब्जा कर लिया। अपने सिर उठाओ। रे नोलन, आपने अराजकता के समय में मेरे बेटे की रक्षा करने का एक महान काम किया है। यह सम्राट आपको ड्यूक की उपाधि से सम्मानित करेगा। आंतरिक क्षेत्र के चारों ओर एक मध्यस्तरीय पृथ्वी रैंक शहर और 100 बैंगनी सिक्के। यह मेरा सम्मान है महाराज। रे नोलन ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया, लेकिन उन्हें जो इनाम मिला उससे उन्हें लगा कि उनकी सभी कठिनाइयां इसके लायक थीं। विशेष रूप से मध्य स्तर के पृथ्वी रैंक शहर। रेनार्ड नोलन, आपने उन्हें सुरक्षित रूप से वापस ले जाने का एक शानदार काम किया। यह एक उपहार है महाराज। रेनार्ड ने अपनी श्रद्धा और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करते हुए अपने सिर को अभी भी नीचे झुकाकर जवाब दिया। इस समय महारानी अपने बच्चे को अपनी बाहों पर ले जाने के लिए सिंहासन हॉल में चली गई। महारानी को देखते हुए सम्राट ने अपना सिर हिलाया और अपने बड़े लेकिन अहंकारी बच्चे पर एक नजर डाली। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, रे नोलन, उन घटनाओं की व्याख्या करें जो तब हुई थीं जब आप मेरे बेटे की रक्षा कर रहे थे। हाँ महाराज। रे नोलन ने सिर हिलाया और कुछ भी छिपाए बिना अपने गुप्त मिशन के दौरान होने वाली घटनाओं को समझाया। लगभग 20 मिनट के स्पष्टीकरण के बाद। और बस इतना ही महाराज। रे नोलन ने अपनी रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला। तो आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा 3 दिन पहले ही उठा है? संदेह और ठंडक से भरे सम्राट के सवाल को सुनकर रे नोलन के चेहरे पर पसीने के दाने बनने लगे। अध्याय 5 भोज। हाँ, यह मैं अपने महान नाम की कसम खाता हूं कि मैंने जो कहा है वह सत्य है महाराज। रे नोलन ने भयभीत स्वर में घोषणा की। सिंहासन हॉल में मौत के सन्नाटे के कुछ पल थे जिससे अंदर के लोग चंचल और घबराए हुए महसूस कर रहे थे। सम्राट ने अचानक एक लय में सिंहासन के आर्मरेस्ट को थपथपाया, जिससे सुनने वाले लोग रहस्य और प्रत्याशा में डूब गए। उन्होंने कहा, यह मामला मेरे बेटे की सलामती से जुड़ा है। अगर मैं जांच करता हूं तो आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? सम्राट ने कठोर स्वर में पूछताछ की। मैं हिम्मत नहीं करूंगा।
यह केवल आपका अधिकार है कि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य और पर्यावरण की जांच करें, महाराज। रे नोलन ने चतुराई से कहा और उन पर डाले गए संदेह से बिल्कुल परेशान नहीं थे। रॉयल प्रिंस वास्तव में हर समय कोमा में थे, लेकिन 3 साल के समय में उठाए जाने के लिए संकेत भेजने से कुछ दिन पहले जाग गए। अगर वह बच्चे का पिता होता तो उसे लगता था कि शायद वह भी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्षमा कर दिया गया है। रे नोलन ने राहत की सांस ली जब उन्हें इस आक्रामक दबाव से रिहा कर दिया गया। सम्राट ने आदेश देने से पहले एक पल के लिए सोचा, आज रात एक भोज की व्यवस्था करें, हम अपने बेटे लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की वापसी का जश्न मना रहे हैं। हाँ महाराज, लोग एक स्वर में चिल्लाए। सम्राट और साम्राज्ञी ने सिंहासन हॉल छोड़ दिया और सम्राट के क्वार्टर में एक कमरे में अपना रास्ता बनाया, जो उनके कमरे के अलावा कोई और नहीं था। कमरे में केवल वे दोनों ही थे। लोगान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांच की जाती है या नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए फायदेमंद है कि किसी भी अजीब या बुरे चरित्र ने हमारे बेटे को प्रभावित नहीं किया। महारानी ने कहा कि वह अपने बच्चे को देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि तियान लॉन्ग था। जब तक उसका बेटा ठीक और स्वस्थ था तब तक वह ठीक थी। हालांकि जिस तरह से वह वर्तमान में दिख रहा था, उसने उसके दिल को व्यथित महसूस किया। हाँ, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, जैसे कि हमारा बेटा, जो 3 दिन पहले घातक खतरे में था, स्वस्थ होने में कैसे कामयाब रहा? क्या यह एक चमत्कार है, या किसी अज्ञात विशेषज्ञ ने अज्ञात उद्देश्यों के साथ हमारे बेटे को बचाने का फैसला किया? अगर यह अच्छे इरादों वाला एक अज्ञात विशेषज्ञ था, तो मैं निश्चित रूप से मृत्यु में भी उसका आभारी रहूंगा। दूसरी ओर, आपने हमारे बेटे को एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और आप मुझे इसके बारे में भी नहीं बताएंगे। महारानी ने जोर से चिल्लाया। क्लेयर, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह हमारे बेटे की पूर्ण सुरक्षा के लिए है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने उसे कहाँ भेजा था, तब तक नहीं जब तक कि वह दूध कबूतर रे नोलन से नहीं आया। लोगान ने सच कहा। क्या क्लेयर को एक झटका लगा और उसने अपने चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ लोगन को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस पूरे समय आप कह रहे थे कि आप जानते हैं कि आपने हमारे बेटे को कहाँ भेजा और वह सुरक्षित है। अचानक उसे लगा जैसे वह सब कुछ समझ गया है। आपने यह सब मुझे आश्वस्त करने के लिए किया। क्लेयर का मुंह अकड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ मेरा प्यार। लोगान ने उसके चेहरे को धीरे से और थोड़ा सहलाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके होंठ आपस में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे एक भावुक चुंबन में संलग्न थे। आधा मिनट मौन में बीत गया, फिर भी तियान लॉन्ग के लिए यह एक परीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं था। अरे हाँ, एनआईआई। तियान लॉन्ग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अभी भी एक कुंवारी था और एक जोड़े को इतने करीब से इस तरह के जुनून में संलग्न देखकर उसे आघात पहुंचा। वे दोनों अपने बेटे को देखते हुए चौंक गए और हंसने लगे, जिससे उनके दिमाग में राहत की बाढ़ आ गई। संतुष्ट होने तक हंसने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। मुझे खेद है, क्लेयर एक नरम और शर्मिंदा स्वर में फुसफुसाया। यह ठीक है। मुझे पता है कि इस अवधि के दौरान आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा। लोगान ने उसे सांत्वना दी क्योंकि वह उसके सुनहरे बालों को सहला रहा था। लेकिन मैं बेवकूफ था, बेरहम था। इस पूरे समय मैंने आपको अनदेखा कर दिया। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा था। आपने अन्य महिलाओं को भी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपकी बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके शानदार वस्त्रों पर गिरते ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे। यह मेरी गलती है। कोई भी मां नाराज होगी अगर उसके बच्चे को उससे दूर ले जाया जाए। लोगान ने जल्दी से उसे शांत किया। क्लेयर ने दोषी महसूस किया क्योंकि उसने लोगान पर अपने और अपने बेटे के साथ हुई हर चीज को दोषी ठहराया और लगभग 3 साल तक उसे अनदेखा किया। कुछ मिनटों की गर्मजोशी के बाद फिर दोनों ने अजीब तरीके से एक दूसरे से दूरी बना ली। यह उनके शरीर के निचले हिस्से और उनके बेटे की नजर की उनकी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहा था। हाँ, लोगन अजीब तरह से हंसे। क्लेयर का चेहरा लाल था क्योंकि वह शर्मनाक रूप से मुस्कुरा रही थी, उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी जैसे कि उसने एक आकर्षक मुस्कान पहनी हो। लोगन उसके सुंदर शर्माते हुए चेहरे को देखकर बेहोशी की हालत में था। वह पहले ही उस पर कूद गया होता अगर वह बच्चा नहीं होता जो उत्सुकता से उन्हें देखता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें ध्यान से घूर रहा था। मुझे खेद है, लेकिन मैं आप लोगों को मेरे सामने कुछ भी नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग कृपया इसे कहीं और कर सकते हैं? तियान लॉन्ग ने ऐसा चाहा क्योंकि उसके पास कोई अजीब कामोत्तेजना नहीं थी। खांसी। हमारे बच्चे को शाही तौर तरीकों के तरीकों में शिक्षित किया जाना चाहिए। मैं अब इसकी व्यवस्था करूंगा। लोगान को खांसी आई और उसने एक और तरीका अपनाया। नहीं, मैं अपने बच्चे को सिखाने वाला होऊंगा। क्लेयर जल्दी से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन है ना? एन क्लेयर ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जवाब के लिए नहीं लूंगा। 3 वर्ष। मैं 3 साल से अपने बच्चे के साथ नहीं था। हमने बॉन्डिंग पीरियड मिस किया। मुझे यकीन नहीं है कि बच्चा पूरे दिल से हमें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। लोगन हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी साजिशों में गिर गया था। उनकी अभिव्यक्ति देखने के लिए काफी गहरा था। उसने खुद को अपनी योजना के साथ दफन कर दिया और उसे नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। क्लेयर और लोगन ने तियान लॉन्ग को एक शाही पोशाक के साथ तैयार किया। उन्हें नौकरों की मदद की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह पहली बार था जब वे अपने बेटे तियान लॉन्ग को कपड़े पहना रहे थे। तियान लॉन्ग को शर्मिंदगी महसूस हुई जब क्लेयर ने अपनी पैंट हटा दी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्चा था। इसने उसे गंदे विचारों के बारे में और भी शर्मिंदा कर दिया। फिर वह खुद को याद दिलाता रहा कि वह उसकी मां है, जिसे वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। लोगान हंस पड़ा जब उसने उसे थोड़ा विरोध करते हुए देखा। जाहिर है कि कुछ और के साथ गलतफहमी थी। हालांकि उन्हें यह भी थोड़ा संदेह हुआ कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था वह पहली बार में शर्म महसूस करेगा, लेकिन उसने इस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया। तियान लॉन्ग को एक मां की तरह देखभाल किए जाने के बारे में जटिल भावनाएं थीं जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। वह किसी भी तरह गर्म और आरामदायक महसूस करता था और वह चुपके से इसे पसंद भी करता था। किसी भी मामले में एक ऐसे शरीर के साथ जिसमें बहुत पोषण नहीं था, उसे लगा कि वह इस बिंदु पर कुछ भी नहीं कर सकता है, जैसे कि उन्हें दूर धकेलना। नहीं, उसने कुछ बेवकूफी की ताकि उन्हें एहसास हो कि वह उनका बेटा और कोई और नहीं था।
इसके बाद वे उसे उठाकर बैंक्वेट हॉल में गए। आपके अधीनस्थ महामहिम को नमस्कार करते हैं। जब लोगों ने सम्राट को बैंक्वेट हॉल में आगे बढ़ते देखा तो वे खड़े हो गए, झुक गए और एक स्वर में चिल्लाए, आराम से मेरे विषय। लोगान ने दृढ़ स्वर में स्वीकार किया। इसके बाद सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए। यह भोज मेरे बेटे की वापसी और हमारे समृद्ध साम्राज्य की निरंतरता का जश्न मनाने के लिए है। लोरेट साम्राज्य की महिमा। लोगान ने अपना पेय उठाया और खुद भोज की शुरुआत की याद में पिया। लोरेट साम्राज्य की महिमा। प्रजा ने अपने कप भी पिए। सभी ने उत्साह के साथ भोज का आनंद लिया। स्पिरिट ड्रिंक और पके हुए मीट स्वादिष्ट थे और महल की नौकरानियां जो शास्त्रीय वस्त्र पहने हुए थीं, वे नृत्य करते हुए देखने के लिए एक दृश्य थीं। कुछ समय बाद भोज समाप्त होने वाला था। महाराज, क्या यह इसके लिए सबसे अच्छा समय नहीं है? रॉयल सलाहकार एंड्रिक्सन ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह है। लोगान ने सही तौर पर बुदबुदाया और घोषणा की, हर कोई, यह इस भोज के मुख्य कार्यक्रम का समय है। हंसिंजाक शांत होते ही भोज में शामिल लोग चुप हो गए। लोगान ने क्लेयर को देखा जो उसके बगल में बैठा था। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। मैं लोरेट साम्राज्य के सम्राट लोगन लोरेट इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि पहले राजकुमार मेरे बेटे डेविस लोरेट का नाम है। आह! साम्राज्य की महिमा। डेविस लोरेट लंबे समय तक जीवित रहें। एक अधिकारी ने अचानक कहा। सभी ने तियान लॉन्ग की ओर देखा और जोर जोर से उनका नाम जपने लगा, जिससे भोज का अंत बुलंद हौसलों के साथ हुआ। आज उनका तीसरा जन्मदिन भी था। उस क्षण से भाषा को समझे बिना भी तियान लॉन्ग को पता था कि उन्हें एक नया नाम दिया गया था, डेविस लोरेट। अध्याय 6 स्वीकृति। अगले दिन की रोशनी बढ़ी। लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी को रोशन किया। तियान लॉन्ग कल बेहद थका हुआ था, इसलिए वह उस कमरे में सो गया जो उसे सौंपा गया था, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सो गया, वह कुछ घंटों तक उसके साथ रही, आखिरकार उसे छोड़ने से पहले उसके चेहरे को देख रही थी। जागने के बाद तियान लॉन्ग अनुमान लगा सकता था कि वह कहां गई थी और इसके बारे में खुश थी क्योंकि उसने कल से उन्हें अंदर से शिपिंग शुरू कर दी थी। किसी भी मामले में उनके वस्त्र उन्हें और सिंहासन हॉल में सिंहासन की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्हें यह सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें राजा और शायद रानी या अधिक समकक्ष सम्राट और महारानी होना चाहिए। दरवाजा अचानक खुला और वह शाही नौकरानी के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को कमरे में प्रवेश करते हुए देख सकता था। वह एक सेकंड के लिए सम्मानजनक रुख के साथ झुक गई और उसके पास चली गई। मुझे माफ करना महाराज। जैसे कि सावधानी का एक शब्द देते हुए उसने देर से उसका हाथ पकड़ा और उसे स्नान के लिए लाया, उसे कपड़े उतारे और उसे साफ किया। तियान लॉन्ग पूरे समय कठोर था। उसने लंबे समय तक मध्यम आयु वर्ग की महिला नौकरानी पर नजर भी नहीं डाली क्योंकि उसके कर्व्स गीले थे और उसके कपड़ों के माध्यम से दिखाई दे रहे थे। उसने उसके चेहरे को देखा और देखा कि वह अपने आप में सुंदरता में थी। ऐसा व्यक्ति नौकरानी है। तियान लॉन्ग ने इस जगह की अन्य महिलाओं के समान कपड़े पहनने के तरीके की कल्पना की, सिवाय इसके कि यह कुछ अधिक अलग था, शायद भव्य। साफ होने और कपड़े पहनने के बाद वह सामान्य स्नान का अनुभव करके जो महसूस करेगा उससे कहीं अधिक ताजा महसूस करता था। संक्षेप में उसकी इंद्रियां कुछ हद तक सामान्य हो गईं और अव्यवस्थित भावना ने पूरी तरह से उसके दिमाग को छोड़ दिया। क्या बाथटब कुछ कायाकल्प से भरा था? मुझे याद है कि अजीब सी गंध आ रही थी। तियान लॉन्ग ने कल्पना की। मध्यम आयु वर्ग की शाही नौकरानी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अध्ययन के लिए अपना रास्ता बना लिया। अध्ययन में क्लेयर खड़ी हो गई और उत्सुकता से अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। कुछ मामलों के कारण वह अपने बेटे को खुद से स्नान करने में विफल रही थी, इसलिए उसने स्नान किया और यहाँ आने से पहले तरोताजा हो गई। चरमराना। दरवाजा खुला और नौकरानी ने तियान लॉन्ग को जाने दिया। अंदर से उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने अपनी मां के रूप में पहचाना। वह वास्तव में मुस्कुराई और अपनी बाहों को चौड़ा किया जब उसने उसे देखा। डेविस लोरेट, मां के पास आओ। तियान लॉन्ग उसके इस तरह के कृत्य को देखकर आश्चर्यचकित था। इस व्यक्ति को रानी या महारानी माना जाता है ना? उसने जल्दी से अपनी घबराहट छिपाई और 3 साल के बच्चे के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। इसके बजाय वह उसे उत्सुकता से देख रहा था, उसके निमंत्रण का जवाब नहीं दे रहा था। क्लेयर ने फिर वही दोहराया जो उसने एक और इशारे से कहा था। तियान लॉन्ग ने फिर सावधानी से और धीरे धीरे संपर्क किया, जैसे कि एक बच्चे ने पहली बार चलना कैसे सीखा। वह अभिनय नहीं कर रहा था, लेकिन उसके शरीर को हिलाना वास्तव में कठिन था जो जन्म से नहीं हिला था। वह यह नहीं जानता था, लेकिन उसने इसे तैयार किया क्योंकि उसकी आत्मा इस बच्चे के शरीर के साथ सिंक्रनाइज हो रही थी। क्लेयर चौड़ी बाहों के साथ था, गले लगाने के लिए तैयार था। तियान लॉन्ग ने उसके पास अपना रास्ता बनाया और फिर से उस गर्म भावना से घिरा हुआ था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और कामना की कि वह फिर कभी उसकी दृष्टि से गायब न हो। चरमराना। दरवाजा बंद कर दिया गया था और शाही नौकरानी ने अध्ययन छोड़ दिया। 1 मिनट बीत गया, फिर भी वे ऐसे ही पड़े रहे। तियान लॉन्ग ने कुछ अलग महसूस किया, फिर भी बिल्कुल संकुचित नहीं। रोने की इच्छा की भावना उसके भीतर भर गई, जिससे उसे पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस बच्चे का विकासशील शरीर किसी तरह उसे प्रभावित कर रहा था। उसकी भावनाएं। शायद मैं इस बच्चे की आत्मा से जुड़ गया, नहीं? तियान लॉन्ग ने एक भयानक विचार के रूप में निगल लिया। डेविस, तुम्हारी माँ अब से लगभग हर चीज में तुम्हारी और तुम्हारी मार्गदर्शक। चलो मूल बातें से शुरू करते हैं, है ना? क्लेयर ने अपने होठों को थोड़ा चौड़ा किया और एक परी की तरह मुस्कुराया। तियान लॉन्ग ने अचानक महसूस किया कि उसके पास दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान थी, इतनी उज्जवल लेकिन शांत। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। फिर जैसे दुनिया में बिना परवाह किए वह उसे दुनिया की भाषा सिखाने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब 1 सप्ताह बीत चुका था और तियान लॉन्ग पहले से ही दौड़ने और खेलने में सक्षम था। इस जगह के भीतर बहुत सारे व्यंजन थे और उसने वह सब खाया जो उसे खिलाया गया था और वह प्रत्येक काटने के साथ फिर से जीवंत महसूस करता था। अकेले भोजन की गुणवत्ता उसे एक भूखे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चे की तरह दिखने के लिए पर्याप्त थी। उन्हें थोड़ा सा मांस भी खिलाया गया था जो उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर व्यंजन की तुलना में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लगता था। इसके अलावा इस दुनिया की भाषा में उनकी प्रगति सुचारू थी। अब वह सरल बातचीत को समझ सकता था। शाही नौकरानियां उसे दिन में 3 बार भोजन वितरित करेंगी और अध्ययन में एक बिस्तर स्थापित किया गया था। वास्तव में वह था जिसने अपनी मां से ऐसा करने का अनुरोध किया था। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जो उसके पास इस दुनिया में हो सकती है।
किसी भी मामले में अपने वर्तमान विकासशील शरीर के साथ इस इंपीरियल कैसल में देखे गए दूसरों की तरह मजबूत बनना असंभव हो गया, इसलिए ज्ञान को अवशोषित करना उनकी प्राथमिकता बन गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ट्रांसमाइग्रेशन और कब्जे शब्द से निकटता से संबंधित था, वह अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। तियान लॉन्ग ने महसूस किया कि वह ज्ञान को असामान्य रूप से तेजी से अवशोषित कर रहा था। अतीत की तुलना में इसे स्पष्ट रूप से याद रखने में सक्षम था, लेकिन उसने इसे तैयार किया क्योंकि उसकी आत्मा शक्तिशाली है। उनका अनुमान इस बार सटीक था, हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं था। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन ने उनकी आत्मा को मजबूत किया। वास्तव में यह इसका प्राथमिक प्रभाव था, लेकिन पृथ्वी के लोगों को आत्मा को मजबूत करने का रास्ता नहीं मिला। तियान लॉन्ग अपनी इस नई मां को काफी पसंद करने लगे थे। वह उसकी बहुत देखभाल करती थी और जब भी वह अपना काम पूरा करता था तो उसके साथ खेलता था। उसे उसके साथ खेलने में मजा आया और शायद यह छोटे शरीर के कारण था, लेकिन जब वह उसके साथ था तो वह एक बच्चे की तरह महसूस करता था। वह यह भी जानता था कि उसकी भावनाओं ने काफी हद तक एक बदलाव का अनुभव किया था और उसके विचारों को भी प्रभावित किया जा रहा था। इसके कारण उन्होंने विशेष रूप से अपनी आत्मा के साथ कुछ भी गलत खोजने की कोशिश की थी, लेकिन विसंगति उनकी आत्मा में काली किताब के अलावा किसी भी असामान्यता को खोजने में विफल रहे। डेविस, इस असाइनमेंट को पूरा करें और फिर हम एक गेम खेल सकते हैं जिसे मैंने तैयार किया है। हाँ माँ, डेविस ने खुशी से जवाब दिया, एक बच्चे की तरह कार्य करना जारी रखा। न केवल वह हर थोड़ी देर में उसके साथ खेलती थी, बल्कि उसने उसे अद्भुत माँ जैसा प्यार भी दिया। वह नहीं जानता था कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह बता सकता था कि वह वर्तमान में उसे उसके लिए सब कुछ दे रही थी। उसकी दयालुता का बदला लेने और एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए उसने इन कार्यों में ढिलाई नहीं बरती। यह हमारी अपेक्षा से अधिक सहज हो रहा है। मेरा बेटा जल्दी से कुछ भी सीख सकता है जो मैं सिखाता हूँ। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली है। क्लेयर गर्व से मुस्कुराई क्योंकि उसे लगा कि वह तियान लॉन्ग की प्रतिभा को लगभग मापने में सक्षम थी। एक और सप्ताह बीत चुका था, सिवाय इसके कि यह तियान लॉन्ग के लिए तेजी से धीमा महसूस हुआ। वह किसी तरह अपनी मां से प्यार करने लगा था। वह अब धारा प्रवाह बात करने, पढ़ने और लिखने में सक्षम था। भाषा का उनका ज्ञान उनकी कड़ी मेहनत के साथ उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ा, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं उन्हें मृत डेविस की मां के साथ इतने करीब होने की दोषी भावनाएं होने लगीं। कभी कभी वह अपने भीतर के आत्म को भी महसूस कर सकता था। तुमने उसके बेटे को मार डाला, तुम उसके साथ मिलकर क्यों हंस रहे हो? यह मजेदार है। उस बच्चे की मां के साथ खेल रहे हैं जिसे आपने मार डाला। क्या आपको लगता है कि वह आपकी मां है? नहीं, आपके पास बस उसके बेटे का शरीर है। बंद करो। डेविस क्लेयर के चेहरे पर एक चिंतित भाव था। तियान लॉन्ग ने इसे बाहर निकाला और याद किया कि क्या हुआ था। उसकी मां ने सिर्फ मजाक किया था कि अगर वह वहां मर गया होता तो उसे कैसा लगता। क्या तुम ठीक हो? क्लेयर ने चिंतित होकर पूछा। तियान लोंग ने उसकी नजर से बचते हुए जवाब दिया, हाँ, यह कुछ भी नहीं है। क्लेयर ने एक बार कहा कि उसे लगा कि उसका बेटा कुछ हद तक बन गया है। अलग। एक और सप्ताह बीत गया। तियान लॉन्ग ने धीरे धीरे क्लेयर से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह कभी कभी अपना काम खत्म करने के बाद नहीं खेलते थे। उन्होंने सिर्फ अपना काम पूरा किया और भाषा के अपने ज्ञान में वृद्धि की। क्लेयर अपने बेटे के बारे में चिंतित हो गई कि वह अब उतना उत्तरदायी नहीं है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या गलत है? उसने मुझसे दूरी क्यों बनानी शुरू कर दी? क्या मैंने कुछ गलत किया है? यह इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने उसके मरने के बारे में मजाक किया, है ना? क्लेयर ने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है। बाद में उसे लगा कि वह अंतः समय बीतने के साथ फिर से उसका बूढ़ा हो जाएगा। चौथा सप्ताह। बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर भी तियान लॉन्ग भूल गया कि अपने चेहरे पर एक सामान्य अभिव्यक्ति के साथ अपनी मां का सामना कैसे करना है। वह तर्कहीन हो गया और यहां तक कि खुद को दोष देना शुरू कर दिया जब उसने क्लेयर को अत्यधिक चिंतित देखा। एक तरफ उसे लगा कि वह इस तरह के लायक नहीं है, एक दिल को छू लेने वाली मां जो उसने अपने बच्चे के साथ किया था, और दूसरी तरफ उसे लगा कि उसे अपनी मां को खुश करना चाहिए। इन परस्पर विरोधी भावनाओं ने उसके दिल को अंदर से अलग कर दिया था। इसने उसे यह भी उलझन में डाल दिया कि भविष्य में उसका सामना कैसे किया जाए। ये सभी उसके लिए नई भावनाएं थीं क्योंकि उसके पास अतीत में पिता या मां की तरह नहीं था, क्योंकि वह एक अनाथ था। अध्ययन में डेविस। तियान लॉन्ग के कानों में लालसा से भरी एक आवाज गूंज रही थी, मां। तियान लॉन्ग ने एक सेकंड के लिए क्लेयर को देखा और फिर चौथी बार उसकी नजर उसे बच गया। बस उसकी शुद्ध और स्पष्ट बैंगनी आंखों की दृष्टि ने उसे बोझ महसूस कराया। उन्होंने इस जगह से भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार जब वह जल्द ही अध्ययन छोड़ देते थे तो वह इंपीरियल गार्ड्स को हर रास्ते और हॉलवे पर भारी सुरक्षा करते हुए देख सकते थे। मुझे देखो डेविस, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक परेशान भाव के साथ विनती की। तियान लॉन्ग धीरे धीरे उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या मां ने कुछ गलत किया है? अब तुम मां से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्लेयर ने अपने होठों को काट लिया क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थीं। तियान लॉन्ग चुप रहा। क्या जगह अच्छी नहीं है? क्या मैंने तुम्हारा इलाज किया? गलत? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी मौत के बारे में मजाक किया था? तियान लॉन्ग को अचानक असहनीय महसूस हुआ क्योंकि उसने उसकी आवाज का स्वर सुना। उसने महसूस किया कि उसकी मां ने जो कहा उसे सुनकर उसका दिल दर्द से भर गया। क्लेयर को अभी भी नहीं पता था कि उसका बेटा उससे क्यों बच रहा था। इससे उसे गायब होने के समय की तुलना में बहुत अधिक दर्द हुआ था। उसे अपने सामने देखते हुए फिर भी ऐसा व्यवहार करना जैसे वह अस्तित्व में नहीं था, उसने उसे चिंतित और व्यथित महसूस किया। तियान लॉन्ग अपराध बोध से ग्रस्त एक बच्चे की तरह चुप रहा। वह अपराध कैसे महसूस नहीं कर सकता था? भले ही यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष हो सकता है। फिर भी उसने अपने बेटे को मार डाला, और यह कुछ ऐसा था जिसके लिए वह बहाना नहीं बनाएगा या यहाँ तक कि इसे अनदेखा भी नहीं करेगा। उन्होंने कसम खाई कि वह अपने हिस्से का जीवन भी जिएंगे, लेकिन उन्होंने इस परिदृश्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसके चेहरे को देखते हुए क्लेयर ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें खोने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मुझे इस दुनिया में तुम्हारे सुरक्षित लौटने के अलावा कोई इच्छा नहीं थी। तुम्हारे बिना हर दिन मेरे लिए यातना थी। मैंने सोचा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन आप लौट आए। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आया, मेरे साथ अध्ययन किया, मेरे साथ खेला, और इसलिए क्यों? क्लेयर ने कहा, तुम अब मां से बात क्यों नहीं कर रहे हो? तियान लॉन्ग यह सुनने के बाद अपराध बोध से अभिभूत था, जिससे उसके शिष्य कांप रहे थे।
क्लेयर ने अचानक अपने बेटे को जबरन गले लगा लिया। तियान लॉन्ग ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मामूली ताकत ने उसे धोखा देने में भी सक्षम नहीं बनाया। डेविस, मत जाओ। माँ से बात करो। मैं अपने डेविस वापस चाहता हूँ। कृपया मेरे डेविस को वापस दें। क्लेयर रोया क्योंकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे, जबकि उसकी बाहें अपनी सभी भावनाओं के साथ उसे गले लगा रही थीं। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे तियान लॉन्ग को एक गंभीर झटका लगा जब उसे इन सभी संवेदनाओं से मारा गया। माँ, उसने अपने दिल का दर्द महसूस किया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बकवास। मैं अब इससे नहीं भागूंगा। उसने तुरंत उसे अपनी नाजुक बाहों से गले लगा लिया और कर्कश आवाज के साथ घोषणा की, आपका डेविस यहाँ है माँ। आपका डेविस कहीं नहीं गया। मैं अभी भी यहाँ हूँ। उस क्षण तियान लॉन्ग ने अपनी पूरी नई पहचान डेविस लोरेट को अपने पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। अचानक देदीप्यमान प्रकाश चमक उठा और डेविस के ग्लेबेला के चारों ओर घूमने लगा, जबकि उसकी आत्मा ने खुद को एक गोलाकार रूप में आकार देना शुरू कर दिया। क्लेयर ने इसे देखा क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, झटका प्रदर्शित हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह उसके चेहरे को देख रही थी जो भ्रम से भरा था। डेविस, आपने नास हासिल किया। नवजात आत्मा चरण। वह चुपचाप बुदबुदाया। अध्याय 7, एक आश्चर्य। कुछ मिनटों के ठहराव के बाद डेविस ने अपनी आंखें खोली। वह समझ नहीं सकता था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से आंतरिक रूप से परिवर्तन महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा बढ़ने लगी और अचानक एक आकार प्राप्त कर लिया। वह यह भी बता सकता था कि वह अपनी पिछली यादों को स्पष्ट रूप से याद कर सकता है, जैसे कि वह वर्तमान में इसका अनुभव कर रहा था। इससे वह काफी दंग रह गया। क्लेयर ने डेविस के आंसू पोंछे और गर्व से मुस्कुराया। तुमने माँ को गौरवान्वित किया है, डेविस। रुको। मैं रोया। डेविस समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसकी आत्मा में वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उसने पूछने का फैसला किया क्योंकि वह जानने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। माँ, मुझे अभी क्या हो गया है? डेविस, आप अभी नवजात आत्मा चरण में आगे बढ़े, क्लेयर खुशी से चिल्लाई। उसके स्वर में अविश्वास की एक बड़ी मात्रा थी, लेकिन साथ ही वह बेहद संतुष्ट लग रही थी। नवजात आत्मा चरण? वह क्या है? डेविस को इसके बारे में कुछ विचार था क्योंकि उसने अध्ययन करते समय इसके बारे में सुना था, लेकिन वैसे भी पूछने का फैसला किया। क्लेयर ने हंसते हुए कहा, मूर्खतापूर्ण, इसके लिए आपको कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में जानना होगा। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। डेविस इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित हो गया। उन्होंने उस वाइवर्न और अन्य जादुई जानवरों जैसे जादुई जानवरों और यहाँ तक कि इंपीरियल कैसल के बाहर उड़ने वाले लोगों को देखा था। यह झूठ होगा अगर वह कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 प्रकार की खेती प्रणालियां हैं। क्लेयर ने समझाना शुरू किया। सबसे पहले सार इकट्ठा करने की खेती, दूसरा बॉडी टैंपरिंग की खेती और तीसरा सोल फोर्जिंग फैकल्टी। क्लेयर मुस्कुराई और उसके माथे पर इशारा किया। आपने अभी जो हासिल किया है वह सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन नवजात आत्मा चरण का पहला चरण है। आपने जो किया है वह काफी अविश्वसनीय उपलब्धि है, डेविस। आमतौर पर केवल वे लोग जो सार इकट्ठा करने की खेती प्रणाली के तीसरे चरण रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच गए थे, अपनी आत्मा फोर्जिंग साधना में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे क्योंकि मानव की आत्मा कमजोर है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते तब तक नहीं जब तक आप परिक्रामी कोर स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। डेविस ने अपने शब्दों के साथ अपनी उम्र में इस उपलब्धि को प्राप्त करने की कठिनाई महसूस की, लेकिन उनकी वास्तविक उम्र या शायद उनकी आत्मा की उम्र को देखते हुए उन्हें लगा कि यह उनके लिए पत्थर में सेट किया जाना चाहिए। लेकिन भले ही यह 100 साल पुराना नश्वर था, फिर भी वह नश्वर उनकी आत्मा को समझने में सक्षम नहीं होगा। डेविस इस तथ्य का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह इस पर विचार करने में विफल रहा था। वास्तव में डेविस केवल 2 स्थितियों के कारण नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में सक्षम था। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन के मजबूत प्रभाव के कारण उसकी शक्तिशाली आत्मा और यह तथ्य कि वह अपने हार्ट दानव को जीतने में कामयाब रहा था, जिसके बारे में उसे वर्तमान में कोई जानकारी नहीं थी। डेविस को यह समझने में कुछ समय लगा कि उसने क्या कहा। डेविस, क्लेयर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने बेटे को बुलाया। वह अपनी समाधि से जाग उठा। क्या आपने अपने पिछले जीवन की यादों को जागृत किया है? बूम। डेविस एक बिल्ली की तरह लग रहा था जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। उन्होंने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया क्योंकि यह उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित रहा है, या उन्हें यह कहना चाहिए कि वह इस नए ज्ञान को लेते समय विचार करने में विफल रहे थे और अपने गार्ड को निराश कर दिया था। क्लेयर ने तुरंत उसे फिर से गले लगा लिया, उसे जाने नहीं दिया। यह ठीक है डेविस, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी मेरे बेटे हैं। यह कुछ भी नहीं बदलता है। उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। माँ, मुझे खेद है। डेविस रोने लगा क्योंकि उसके गालों पर आंसू गिर गए। वह केवल उसे स्थिति को गलत समझने दे सकता है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि संदेह पहले से ही उस पर डाला गया था और वह ऊपर फिसल गया था। यह देखकर कि डेविस रो रहा था, क्लेयर मुस्कुराया। उसे आश्वस्त किया गया कि यह अभी भी उसका बेटा था और प्राचीन काल से कुछ पुराना दानव नहीं था। उसकी भावनाएं कितनी शुद्ध थीं, उसने महसूस किया कि इसे नकली नहीं किया जा सकता है, कम से कम आसानी से नकली नहीं। वे कुछ समय के लिए ऐसे ही पड़े रहे। शायद दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मां बेटे के संबंध के कुछ क्षणों के बाद डेविस ने पूरे दिल से शरीर और आत्मा दोनों में उसका बेटा होने का फैसला किया, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा को धोखा देना उसके साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता था। कम से कम उन्होंने महसूस किया कि वह मृत डेविस के लिए कम से कम इतना कर सकते हैं। डेविस, चलो अपने पिता को यहाँ बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं, है ना? क्लेयर ने खुद को डेविस की स्थिति में शामिल किया। लेकिन अगर वह इस तथ्य को अपनी आखिरी सांस तक छिपाना चाहता था, तो वह उसकी गोपनीयता का सम्मान करना चाहती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ, ठीक है ना? क्या पिताजी नाराज नहीं होंगे? डेविस को अपनी गलतफहमी थी। अगर इस बात के बारे में ज्यादा लोगों को पता होता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। डेविस के पिता लोगन उसके साथ खेलने के लिए कई बार आए थे, हालांकि सख्त, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा कठिनाइयों का सामना करते हुए मजबूत हो। डेविस ने महसूस किया कि उनके पिता के कंधों पर कई बोझ थे, इसलिए वे उस स्तर तक बंधने में सक्षम नहीं थे जो वह और क्लेयर पहुंचे थे। आपके पिता केवल तभी नाराज होंगे जब आप उन्हें नहीं बताएंगे। अगर आप इसके साथ बाहर आते हैं तो वह एक हद तक आप पर विश्वास करना और भरोसा करना शुरू कर देंगे। सच में वह एक सहज व्यक्ति है और बिल्कुल भी कठोर नहीं है।
यदि आप उसे नहीं बताते हैं तो वह आपको पूरी तरह से अविश्वास कर सकता है, क्योंकि आपके पास अभी के लिए अपनी साधना को छिपाने का कोई तरीका नहीं है। क्लेयर ने अपने दिमाग में सबसे अच्छे इरादों के साथ समझाया। उसने यह भी माना कि लोगान उसके शब्दों पर भरोसा करेगा और डेविस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओह, मैं तब माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। डेविस ने अपने चेहरे पर एक मनमोहक अभिव्यक्ति के साथ दुखी होकर बात की। उनका मानना था कि भले ही स्थिति दक्षिण की ओर जाती है, शायद उनकी माँ उनकी रक्षा करेगी। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, हालांकि सम्राट सबसे बड़ी स्थिति वाला व्यक्ति लग रहा था, उन्होंने फिगरहेड महारानी, उनकी माँ को अपने बराबर माना और उनके लिए एड़ी पर सिर भी रखा। सुंदर। क्लेयर ने उसके चेहरे पर चुटकी ली, जैसे कि उसे उस प्यारी अभिव्यक्ति का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा था। क्लेयर ने तब अपने पति से मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल के माध्यम से संपर्क किया, उसे बताया कि वह उसे तुरंत देखना चाहती है। माँ, यह क्या है? यह यह एक ट्रांसमिशन क्रिस्टल है। इसका उपयोग उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए किया जाता है जो दूसरे आधे का मालिक है। क्रिस्टल कई प्रकार के होते हैं, मैं उन्हें बाद में समझाऊंगा। उसके स्पष्टीकरण को सुनकर डेविस ने अपना सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद लोगान ने अध्ययन के लिए दरवाजा खोला और इसे बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अचानक हंसमुख हो गई। हाँ, यह क्या है मेरा प्यार? इतना महत्वपूर्ण क्या है कि आपने मुझे यहाँ अकेले जल्दी करने के लिए मजबूर किया? लोगान ने तब अपने बेटे की अजीब नजर देखी और फिर चौंक गया। नवजात आत्माचरण। उसे अपने होश पर विश्वास नहीं हो रहा था। डेविस और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। लोगान ने तुरंत कमरे में गंभीर वातावरण देखा। लोगान, डेविस और मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ सूचित किया। हम? आप और डेविस? फिर मुझे इसे सुनने दो। लोगान ने तब अपनी आत्मा शक्ति से बना एक अवरोध स्थापित किया, यह जानते हुए कि यह महत्वपूर्ण है। आत्मा शक्ति कोई और नहीं बल्कि आत्मा के सार से उत्पन्न ऊर्जा का प्रकार था। जितना अधिक एक व्यक्ति अपनी आत्मा फोर्जिंग साधना में वृद्धि करता है, उतना ही उस व्यक्ति की आत्मा शक्ति में सुधार होता है और मजबूत होता जाता है। क्लेयर ने तब कुछ मिनट पहले हुई घटनाओं की श्रृंखला को समझाया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने अपने पिछले जीवन की यादों को प्राप्त कर लिया है? लोगान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मूल रूप से हाँ। क्लेयर के पास एक असहाय अभिव्यक्ति थी। एक पल की चुप्पी थी, हालांकि भारी अजीब। लोगान ने एक गहरी सांस ली, उसने फिर डेविस को देखा, लेकिन उसकी नजर अब एक बेटे को देखने की नहीं थी। उन्होंने एक भारी दबाव छोड़ा जो उनकी आत्मा से उपजा था। डेविस कांप उठा। उसके पिता की नजर तेज थी और अचानक दबाव ने उसे भारी घेर लिया। उसे लगा जैसे उसके ग्लेवेला में उसकी आत्मा दब गई थी, जिससे वह अपनी उंगली भी हिलाने में असमर्थ था। लोगान, क्लेयर ने आगे बढ़ते हुए अपने बच्चे का बचाव किया। चुप रहो, मैं अभी के लिए केवल उनसे सवाल करना चाहता हूं। लोगान की अभिव्यक्ति उतनी स्थिर नहीं थी जितनी उसने अपनी बांह हिलाई थी। इसने क्लेयर को काफी हद तक चौंका दिया। तुम कौन हो? लोगान ने गंभीर स्वर में सवाल किया। डेविस। डेविस ने अपनी अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव किए बिना जवाब दिया। आखिरकार उसे इसकी उम्मीद थी। उन्होंने महसूस किया कि वह भी ऐसा ही करेंगे जो कुछ भी उन्होंने अपने तरीकों से संदेह किया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झूठ। तुम इसके बाद क्या हो? पिताजी, मैं किसी भी चीज के पीछे नहीं हूं। डेविस की आंखों में अनजाने में आंसू आ गए थे। वह किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ा था और उसका अविकसित शरीर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में विफल रहा था, क्योंकि उसे पिता के रूप में पहचाना गया था। मुझे पिता मत कहो। लोगन के चेहरे पर भारी भाव थे। पिताजी प्लीज। डेविस बुदबुदाया। वह उन तीनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर एक दुखी भाव था। उसे लगा जैसे वह अब इसे सहन नहीं कर सकता। लोगान, तुम बहुत दूर चले गए हो, क्लेयर अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ चिल्लाई। लोगान ने अपना दबाव वापस लेते हुए आह भरी और अपनी नजर वापस ले ली। उसने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी नजर इस तरह वापस आ गई थी कि कोई एक बेटे को क्या देखेगा। कम से कम मुझे बताओ कि क्या आप एक नश्वर या उच्च अस्तित्व जैसे कि एक कृषक या उससे भी ऊंचे थे? मैं एक नश्वर हूं। एक पल की चुप्पी के बाद डेविस ने अपनी नजर को टालने के बिना जवाब देना चुना। उसकी दृष्टि बिना किसी बुरे इरादे के शुद्ध चमक रही थी। लोगन अपने शब्दों के पीछे की भावना के साथ साथ डेविस की आत्मा में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। अगर वह झूठ बोलता है तो उसे इसके बारे में पता चल जाएगा। उनकी आत्मा में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए वह कम से कम इस अर्थ में सत्यापित कर सकते थे कि उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था। शायद केवल अनुभवी झूठे लोग अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन वह अपने बेटे को उनमें से एक के रूप में नहीं देखना चाहता था। लोगान ने राहत की सांस ली। उसने डेविस को अपनी बाहों में लिया और फुसफुसाया, मुझे खेद है। मैं केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकता था। डेविस ने अपना सिर हिलाया, इसे दिल पर नहीं लिया। वह जानता था कि उसके पिता ने पारिवारिक सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई की और अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित होगा। वह जानता था कि उसके पिता का अतीत बेहद जटिल और यहां तक कि भारी था, कम से कम कहने के लिए। क्लेयर उनकी ओर चली गई क्योंकि उसे दिल लग रहा था। परिवार ने तब एक दूसरे को गले लगाया, शायद उनकी असुरक्षा के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उनका आलिंगन दिल को छू लेने वाला था और यह सबसे अच्छा आराम था जो उन्होंने महसूस किया कि वे अब अनुभव कर सकते हैं। पति, आप अपनी शरारत को बहुत दूर ले गए। क्लेयर ने लोगन को छेड़ा क्योंकि उसने भारी और अजीब माहौल को कम करने की कोशिश की। मुझे पता है, मुझे खेद है। लोगान ने शर्मनाक लेकिन महत्वपूर्ण विषय को वहीं और वहां समाप्त करना चुना। इस दुनिया में उनके बेटे की असामान्यता को अनदेखा करने के लिए बहुत सारे मिथक थे। जहां तक उन्हें पता था, कोई भी नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ था जब वे सिर्फ 3 साल के थे, और वह भी रिवॉल्विंग कोर स्टेज में प्रवेश किए बिना। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा इस दुनिया में एक पूर्ण विसंगति थी। इसलिए वह पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका बेटा, जो अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से हासिल करना चाहता था, एक खतरा नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें नहीं पता था कि अब अपने बेटे का सामना कैसे करना है। उन्हें अपने बेटे को उठाने में भी अजीब लगा, यह महसूस करते हुए कि उनका बेटा एक बार बूढ़ा आदमी हो सकता था।
लेकिन जब उसने अपने बेटे के चेहरे और आंखों को देखा जो भयानक रूप से उससे मिलता जुलता था और उसकी मां के सुनहरे बाल थे, तो उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था कि डेविस उसका बेटा था, उनका बेटा था। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे की वापसी के बाद ब्लड लाइन चैम्बर में पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। डेविस अचानक थोड़ा हंसे, जिससे उन्हें हंसी के साथ साथ यह भी पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। हाँ, वे तीनों एक साथ हंसते थे जैसे कि वे एक साधारण परिवार थे, लेकिन उनकी हंसी ने वास्तव में उनकी वर्तमान अजीब स्थिति को शांत कर दिया। डेविस को एक ही समय में आंसू बहाने में काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन माना कि यह बच्चे के अविकसित शरीर के कारण था। यह समझ में आएगा क्योंकि उसने बच्चे की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। जब मैं पृथ्वी पर था तो आखिरी बार कब रोया था? 10 साल पहले? 15 साल पहले? वह मुस्कुराया। यद्यपि वह उस सच्चाई को नहीं बताने के लिए दोषी महसूस करता था जिसे उसने माना था कि उसने अपने बेटे को मार डाला था, वह तब तक खुश था जब तक उन्हें लगता है कि उनके बेटे के अंदर एक और डेविस है। इससे उसे उन दोषी भावनाओं को दूर करने में मदद मिलेगी जो उसके पास इस मामले को पूरी तरह से छिपाने के लिए थीं। हालांकि उन्होंने उसकी स्थिति को गलत समझा, लेकिन यह उस हिस्से के अलावा जो उन्होंने समझा था वह उस हिस्से के समान था जहां वे नहीं जानते कि उसने गलती से उनके बच्चे को मार डाला था या ले लिया था। वास्तव में वह इस यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे। क्लेयर के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए जैसे कि वह अब इसे पकड़ नहीं सकती थी। वह जल्दी से टॉयलेट में चली गई क्योंकि उसने अपनी हथेली से अपना मुंह छिपा लिया था। माँ, क्लेयर, दोनों चिंता में चिल्लाने लगे। बाथरूम के अंदर से उल्टी की आवाजें सुनी जा सकती थीं और कुछ समय बाद क्लेयर अपने चेहरे पर एक शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ बाहर आई। ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। अध्याय 8 लालसा। अच्छा, लोगान ने उल्लास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद उत्तेजना में कांप रहा था। आह, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे एक भाई या बहन मिल जाएगा? डेविस के पास पृथ्वी पर अपने जीवन में कभी कोई भाई बहन नहीं था, कम से कम उनके ज्ञान के लिए। वह अनाथ था। वह हक्का बक्का और विरोधाभासी था, लेकिन साथ ही जब उसने इसे सुना तो वह खुश हो गया। क्लेयर को पता था कि वह उस क्षण गर्भवती हुई थी जब वह लंबे समय के बाद लोगान के साथ सोई थी, लेकिन उसने इसे उससे छिपा दिया क्योंकि वह इसे गुप्त रखना चाहती थी, एक आश्चर्य के रूप में। उसे नहीं पता था कि उसका नया बच्चा लड़का है या लड़की, लेकिन अपनी इंद्रियों के साथ वह कुछ हफ्तों के भीतर बताने में सक्षम होगी, लेकिन वह प्रसव के समय तक किसी को भी उस आश्चर्य को प्रकट करने या खुद से प्रकट नहीं करने देगी। यह गर्भावस्था में उन खुशियों में से एक था जिसे वह अनुभव करना चाहती थी, एक भावना जो केवल उसके और अन्य महिलाओं के लिए अद्वितीय है। टॉयलेट से बाहर आते समय वह उनके पास पहुंची, फिर भी अचानक वह गिर गई। माँ! सनसनाहट! क्लेयर, लोगन तेजी से आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरने से रोक दिया। डेविस यह भी देखने में सक्षम नहीं था कि उसके पिता कैसे चले गए। ऐसा लगता था जैसे वह गायब हो गया और अपनी मां के बगल में दिखाई दिया। वह अपने पिता के कौशल से थोड़ा चौंक गया। सम्राट के रूप में उनका शीर्षक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वह मुस्कुराया। मैं बढ़िया हूं। मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। क्लेयर ने समझाया कि उसने अपनी गोरी भौहों को झुकाते हुए कहा। बहुत हो गया, आपको कुछ आराम की जरूरत है, क्लेयर। लोगान की आंखों में देखभाल के औंस थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और स्वर कठोर थे। वह अपने बेटे को देखने के लिए मुड़ा और कहा, डेविस, तुम्हारी मां को कुछ आराम की जरूरत है। मैं समझता हूं, डेविस ने जल्दी से बात की और अपना सिर हिलाया। गर्भवती होने पर महिलाएं काफी कमजोर हो गईं, भले ही उनके पास शक्तिशाली खेती हो। यह एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य था, लेकिन डेविस इसके बारे में नहीं जानता था। चूंकि यह गर्भावस्था का पहला संकेत था, क्लेयर एक ही समय में काफी कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। महल की नौकरानियों के पास जानने या भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि क्लेयर ज्यादातर समय डेविस के साथ थी और डेविस के सोने के बाद लोगान से मिलने के लिए केवल रात में रवाना हुई थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डेविस। मां जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया। ऐसा लगता था जैसे उसके लिए उसका प्यार असीम था, भले ही उसने अपनी पिछली यादों को प्राप्त किया हो या नहीं। मैं इंतजार करूंगा, मां। डेविस ने फिर से सिर हिलाया। डेविस ने तब उन्हें अध्ययन छोड़ते हुए देखा। वह उनकी पीठ को देख रहा था क्योंकि वे उसकी दृष्टि से गायब हो गए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। डेविस अस्पष्ट रूप से लेकिन धीरे से हंसे। हाँ 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 हाँ, मुझे इस दुनिया में कुछ प्यार करने वाले माता पिता मिले और इसके ऊपर मुझे एक छोटा भाई भी मिलने जा रहा है। यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मिल सकता है, भले ही मैं चाहता था। मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं कि मैं इस प्यार करने वाले परिवार को बाधित करने के लिए कुछ भी बेवकूफी नहीं करूंगा। भविष्य के बारे में सोचते हुए डेविस ने आह भरी। एम यह क्या है? अचानक डेविस ने महसूस किया कि वह अब बेहोश होकर उस काली किताब तक पहुंच सकता है जो उसकी आत्मा में डूबी हुई है। अतीत में उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था जिसने उसे असहाय छोड़ दिया, लेकिन अब क्या यह तथाकथित नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करने के कारण था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या मुझे इसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए? डेविस को प्रलोभन महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे इंपीरियल कैसल में रहते हुए कुछ भी संदिग्ध नहीं करना चाहिए। पिताजी ने यहाँ किसी तरह का अवरोध स्थापित किया था, इसलिए शायद वह या अन्य लोग इस जगह की निगरानी करने में सक्षम हो सकते हैं। डेविस को यह नहीं पता था कि अध्ययन में पहले से ही एक बाधा थी, एक रक्षात्मक गठन जो सामान्य रूप से हमलों से बचाव के लिए स्थापित किया गया था। यह सिर्फ इतना है कि लोगान ने उससे अधिक मजबूत अवरोध स्थापित किया था जो किसी व्यक्ति की साधना की ध्वनि और लहरों को छिपाने के लिए उपयोगी था। इसके अलावा डेविस को नहीं पता था कि हमेशा छिपे हुए विशेषज्ञ थे जो गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते थे। महारानी के क्वार्टर में महारानी का कमरा। लोगान ने क्लेयर को अपने बिस्तर में आराम दिया। उसने अपनी आंखों में एक कोमल चमक के साथ उसे देखा। क्लेयर ने प्यार और कोमलता के साथ उसे वापस देखा। ये दोनों एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे, जब वे अलग अलग परिस्थितियों में मिले, लड़े, एक दूसरे से प्यार किया और अंत में विद्रोह से पहले वे एकजुट हो गए। उनकी कहानी शायद इस दुनिया में सबसे पारलौकिक थी क्योंकि वे बहुत दूर थे। विद्रोह के दौरान भले ही क्लेयर ने लोगान को 3 साल तक अनदेखा कर दिया था क्योंकि उसने उस पर आरोप लगाया था कि उसने डेविस को खो दिया था, वह उसके अलावा किसी अन्य महिला को पसंद नहीं करता था। वह पूरी तरह से प्यार में था और उसके साथ गहराई से प्यार करता था। सम्राट के रूप में उनकी स्थिति के साथ यदि वह चाहते थे तो उनके पास सैकड़ों हो सकते थे।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जो कोई भी उसे किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा, उसके साथ गंभीर रूप से निपटा जाएगा। और वास्तव में ऐसे मामले भी थे। क्लेयर ने इसे अपनी आंखों से देखा। लोगान डेविस हमारा बेटा है, क्लेयर ने अचानक कहा, क्योंकि उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया। मुझे पता है। लोगान ने गहरी आह भरी। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पिछले जीवन की यादों को रखते हुए या नहीं, वह अभी भी हमारा बेटा है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। क्लेयर उलझन में पड़ गई। तो फिर तुमने क्यों किया? क्या होगा अगर वह अपने पिछले जन्म में एक बुरा व्यक्ति था? लोगान ने अपने होठों के कोने को एक असहाय अभिव्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया। वह नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कि मेरा बेटा अपने पिछले जन्म में भी बुरा होगा। क्लेयर ने एक जिद्दी नजर के साथ जवाब दिया। यही कारण है कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था। लोगान ने शांति से समझाया। लोरेट परिवार शांति और सम्मान को बहुत महत्व देता है और बुरे और घृणित कार्यों को करने के लिए दूर तक नहीं जाएगा। लोरेट साम्राज्य ग्रैंड सागर महाद्वीप में एकमात्र साम्राज्य था जिसने अन्य साम्राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया। इसके आसन्न साम्राज्य युद्ध की स्थिति में थे, और यही कारण है कि इसकी आंतरिक अशांति के दौरान अन्य साम्राज्यों द्वारा हमला नहीं किया गया था। यद्यपि यह शांतिपूर्ण समय है, लेकिन कुछ लोगों ने विद्रोह में कुछ पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन यह हमेशा की तरह शक्तिशाली बना हुआ था। लेकिन इसने अपने पहरेदारों को निराश कर दिया था। विद्रोह का कारण एक अवसर की तरह था। पिछले सम्राट लोगान के शाही पिता की मृत्यु पूरे शाही परिवार की हत्या और नरसंहार करने का एक समय पर अवसर साबित हुई। लोगान को छोड़कर इंपीरियल परिवार के लगभग सभी सदस्य जो राजधानी में थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। जो लोग बाहर थे उन पर भी नजर रखी गई और उनका शिकार किया गया। यही कारण है कि लोगान ने अपने इकलौते बेटे को दूर भेजने के लिए तत्काल उपाय किए। एक महान परिवार के अगले प्रमुख रे नोलन को कार्य सौंपा जो उनके शिविर में थे। लोरेट साम्राज्य में कुल मिलाकर 8 महान परिवार थे। केवल 2 महान परिवारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जबकि अन्य शेष 6 नोबल परिवारों ने शाही परिवार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सेना में शामिल हो गए। विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए 2 नोबल परिवार तब शाही परिवार शिविर में शामिल हो गए। इन 2 नोबल परिवारों को नोलन परिवार और कॉल्डन परिवार कहा जाता था। बेशक विद्रोह के अंत में 6 महान परिवारों को या तो लोरेट साम्राज्य की सेना लोगान रैली द्वारा नष्ट कर दिया गया था, या 6 परिवारों के उच्च अधिकारियों के मारे जाने के बाद पूर्ण निष्पादन के लिए स्थापित एक विशेष जेल में बंद कर दिया गया था। केवल 2 नोबल परिवारों के प्रमुख फानवेन परिवार और हॉकवुड परिवार गंभीर चोटों के साथ बचने में कामयाब रहे। क्लेयर को आराम देते हुए वह फिर क्लेयर के कमरे से निकल गया और गर्भावस्था के मामले की घोषणा करने के लिए सिंहासन हॉल में चला गया। उनकी प्रजा ने उन्हें बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। उसे अजीब लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही वह सम्राट था, लेकिन उसे सम्राट बनने के बारे में शिक्षाएं नहीं मिली थी, क्योंकि वह सिंहासन की पंक्ति में 5वें स्थान पर था, अतीत में 5वां राजकुमार। वह स्वतंत्र और अनियंत्रित रहना पसंद करता था, लेकिन सम्राट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केवल इस पद को ले सका क्योंकि राजधानी में उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। केवल उसका 7वां और 8वां भाई जीवित था और कहीं बाहर शायद खतरे के क्षेत्र में साहस कर रहा था, लेकिन उसके पास उनसे संपर्क करने का साधन भी नहीं था। शायद उन्होंने अपनी लाशों को बरकरार रखे बिना भी अपनी जान गंवा दी थी। इस तरह के मामले भी असामान्य नहीं थे, लेकिन उनकी जांच से विद्रोही नोबल परिवारों को उनके इन 2 भाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ उम्मीद थी। लोगन ने इस आंतरिक युद्ध में बहुत कुछ खो दिया था, और वह इसके लिए 6 महान परिवारों से पूरी तरह से नफरत करता था। वह चाहता था कि वह फानवेन परिवार और हॉकवुड परिवार के 2 प्रमुखों को ढूंढ सके और मार सके जो बच गए थे। उनका एकमात्र सहारा उनकी पत्नी क्लेयर थी। फिर उनका बेटा डेविस उनका उत्तराधिकारी बन गया। लेकिन अब उन्होंने खुद को अपने बेटे से दूर महसूस किया। यहाँ तक कि उन तीनों के बीच चीजें भी अजीब हो गई हैं। इसलिए वह इसके लिए हास्यास्पद महसूस किया। कहीं न कहीं उनके दिल में लगा कि उन्हें इसे सही करना चाहिए। इसलिए रात में बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपने बेटे डेविस से मिलने का फैसला किया। डेविस अध्ययन में था। वह अभी भी इस दुनिया के बारे में जानने के मूड में था, और इसलिए उसकी नजर यहाँ किताबों की अलमारियों में संग्रहित कई पुस्तकों में से एक पर केंद्रित थी। बच्चे के शरीर ने उसे बहुत प्रभावित किया था, और वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था। यहाँ तक कि अगर उसे अतीत में पारिवारिक प्यार के लिए तड़प थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब इसे चाहता था, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से बच्चे के शरीर के माध्यम से एक प्यार करने वाला परिवार मिला, और यहाँ तक कि उसने कसम खाई कि वह अपने हिस्से को जिएगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस परिवार को निराश नहीं करना चाहिए, कम से कम उस बच्चे के लिए जो उनके पास था। हालांकि आखिरकार उनका अपना दृढ़ संकल्प था, या कोई कह सकता है कि उन्होंने पहले की घटना के बारे में सोचने के बजाय अन्य मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दस्तक। डेविस। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनी जा सकती थी। यह कठोर नहीं लग रहा था, लेकिन संकोचपूर्ण था। मम्मी, पिताजी। डेविस पीछे मुड़ा और खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, बल्कि उलझन में महसूस किया कि उसके पिता इस समय क्यों आएंगे, लेकिन पहले की घटना ने उसे जल्दी से एहसास दिलाया। लोगान ने दरवाजा खोला और चारों ओर देखते हुए अंदर घुस गया। किताबों की अलमारियों पर बहुत सारी किताबें, ढेर वाली पंक्तियां और पंक्तियां थीं। आप इस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं? लोगान को एक विषय मिला जिस पर वह शुरू कर सकता था। एम डेविस ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम ठीक हो? एम डेविस ने फिर से सिर हिलाया। कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया गया था, लेकिन यह समझते हुए कि बातचीत कहीं नहीं जा रही है, लोगन को और भी अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने सीधे होने का फैसला किया। डेविस, मामले के बारे में क्या मैं बोल सकता हूं? डेविस ने अचानक टोका। लोगान अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुक गया। आगे बढ़ो। डेविस ने अपने होठों को हिलाने से पहले एक गहरी सांस ली। पिताजी, यह सच है कि मैं अपना स्वयं हूं, लेकिन यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मैं आपका बेटा हूं। मेरे पिछले जन्म में मेरे कोई माता पिता नहीं थे और न ही भाई बहन। मैं सिर्फ एक अनाथ था। मैंने अपना पूरा जीवन बिना किसी पारिवारिक प्यार के अकेले बिताया। उस जीवन में मेरा साथ देने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था, और मैं एकांत में अकेला रहता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो मैं तुरंत इस जगह को छोड़ दूंगा। अनजाने में उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन यह अजीब है। बात बस इतनी है, क्या मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन सकता हूं? उसकी आंखों से आंसू गिर गए, जबकि उसके पास एक नजर थी जो पारिवारिक प्रेम की लालसा से भरी हुई थी।
लोगान ने घुटने टेक दिए और अपने बेटे के कंधों को पकड़ लिया। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, उनकी आंखें भविष्य के लिए संकल्प और प्रतिबद्धता से भरी हुई हैं। अध्याय 9 पहली राजकुमारी। अगले दिन। माँ। डेविस क्लेयर ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उसका चेहरा स्नेह में बदल गया। उसने शुरू में सोचा कि वह उसे थोड़ी देर के लिए नहीं देख पाएगी क्योंकि पहले की घटना मजबूर महसूस हुई थी। डेविस ने अपनी माँ से मिलने के लिए अपने पिता से अनुमति प्राप्त की। हालांकि अब चीजें ठीक थीं, लेकिन दिल की बातों को समझना मुश्किल है। उनके पिता के लिए तुरंत यथास्थिति को स्वीकार करना मुश्किल रहा। वह डेविस को तहे दिल से कब स्वीकार करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। माँ, आप कैसे हैं? यह देखकर कि क्लेयर वास्तव में उसे देखकर खुश थी, वह जानता था कि उसके लिए फिर से एक बच्चे की तरह अभिनय करना ठीक था। हालांकि दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा ही होना चाहिए और चरित्र से हटकर अभिनय नहीं करना चाहिए। एक 3 साल के बच्चे की छवि अभिनय कर रही है, जैसे कि वह जानता था कि यह सब उसे और भी शर्मिंदा करेगा और वास्तविकता में जगह से बाहर होगा। डेविस, आप नहीं जानते कि मैंने आपको कैसे याद किया। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चुंबन देता हूँ। क्लेयर ने इशारा किया। डेविस क्लेयर के करीब पहुंचा और उसके माथे पर एक धब्बा लग गया। उन्होंने आगे महसूस किया कि पिछली घटना ने उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं किया। शायद वह ऐसा बिल्कुल इसलिए कर रही थी ताकि उनके बीच कोई अंतर न आए। यह जानने से पहले कि उसने अपनी पिछली यादों को प्राप्त कर लिया है, उसे देखकर वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी। डेविस अंदर से खुश हो गया। उसके बाद डेविस ने अपनी माँ से बात की कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। यह अच्छा है कि आप दोनों ने इसके माध्यम से बात की, डेविस। माँ केवल कुछ महीनों के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। यह क्या है? ताबीज चमकदार बैंगनी रंग का था, जो एक रत्न की तरह चमक रहा था। यह एक सहायक है जो आपकी आत्मा फोर्जिंग साधना को छिपाने में सक्षम है। इसे हमेशा आप पर पहना जाए। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। डेविस बेहद भावुक हो गया, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कल उसकी माँ ने धोखा दिया था। उसने महसूस किया कि वह इस ताबीज का इस्तेमाल अपने पिता से अपनी आत्मा फोर्जिंग साधना को छिपाने के लिए कर सकता था। उसने उस पर वापस आने के लिए उस पर एक छोटा मजाक खेलने का फैसला किया। हे माँ, क्या मुझे एक छोटा राक्षस मिल रहा है? छोटा राक्षस है ना? क्लेयर इसे महसूस करने से पहले क्षणिक रूप से भ्रमित हो गया। तुम, क्या आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आपका छोटा भाई एक राक्षस है? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए नकली गुस्से से भरा चेहरा बनाया। डेविस तुरंत हवा में उठा और तैरने लगा। वाह! क्या? माँ? वह हवा में संघर्ष कर रहा था। अब जब मुझे याद है कि मैंने आपको कोई सजा नहीं दी है क्योंकि आप हमेशा समय से पहले असाइनमेंट पूरा करते हैं, यह मेरे लिए आपको सबक सिखाने का एक अच्छा अवसर है। क्लेयर ने चिढ़ते हुए कहा। डेविस ने महसूस किया कि क्लेयर इस अवसर का उपयोग शायद उसके करीब होने के लिए कर रही थी। उसके होंठ मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक प्यारा लेकिन दयनीय भाव उभरा, जिसने तुरंत क्लेयर को कोई सजा देने के लिए अनिच्छुक बना दिया। उसने डेविस को करीब आने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोली। डेविस ने तुरंत सोचा कि उसका कार्य काम करता है। जब वह करीब आया तो क्लेयर ने उसे चारों ओर झुका दिया। है ना माँ? तमाचा! आह! डेविस दर्द और सदमे में चिल्लाया। आपको लगता है कि आप सिर्फ निर्दोष खेलकर इससे बाहर निकल सकते हैं? क्लेयर के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस ने अपने छोटे से बट को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह उसके द्वारा पहने गए छोटे वस्त्रों के पीछे लाल हो गया। आह! वे थप्पड़ वास्तव में दर्दनाक लेकिन सहनीय थे। लानत है, मैंने एक लैंडमाइन पर कदम रखा। डेविस ने सोचा, अब वह जानता था कि वह वास्तव में अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी। उसके साथ एक बुरा मजाक खेलना इसके बजाय उस पर उल्टा पड़ गया था। यह उसकी ओर से एक गलत अनुमान था। डेविस, जिसने केवल क्लेयर के स्नेही पक्ष को देखा था, उसके डरावने पक्ष को देखने में विफल रहा। वह अभी भी स्वर्ग के लिए महारानी है। माँ, मुझे खेद है। डेविस एक नकली माफी के साथ चिल्लाया। अच्छा, तुम्हें यह पहले ही कहना चाहिए था। क्लेयर खिलखिलाने से पहले अपने चेहरे पर एक स्मग भाव के साथ मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि मुझे आपको शिष्टाचार भी सिखाना है, तुम शरारती बच्चे। मैं सुनता हूँ और आज्ञा पालन करता हूँ, महाराज। डेविस ने एक मनमोहक चेहरा बनाते हुए कहा। आप केवल मजाक करना जानते हैं। क्लेयर ने डेविस को फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश की। डेविस तुरंत उसकी पकड़ से दूर हो गया और उससे दूर भाग गया। हाँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। वापस आओ। क्लेयर ने अपने छोटे कद को अपने दृश्य से गायब होते देखा, इससे पहले कि अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। 3 महीने बीत गए। क्लेयर और डेविस के लिए हर दिन खुशी से भरा था। न केवल उसने उसे इस दुनिया के बारे में और अधिक सिखाया, बल्कि उसने एक साथ खेला और साथ ही पूरे 3 महीने तक उसके साथ अध्ययन किया। फिर डेविस को विभिन्न ट्यूटर्स सौंपे गए, जिन्होंने तब सभी को लगन से पढ़ाया। कई योग्य इंपीरियल ट्यूटर्स नहीं थे क्योंकि उनमें से अधिकांश को इंपीरियल परिवार के साथ मार दिया गया था या विद्रोहियों का पक्ष लेने के लिए मार दिया गया था। इसलिए उनमें से अधिकांश नए शिक्षक थे जिन्होंने इतिहास, भूगोल और खेती की दुनिया से संबंधित अन्य विषयों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। क्लेयर को आधिकारिक तौर पर सम्राट द्वारा शेष 6 महीनों के लिए आराम करने का आदेश दिया गया था। बेशक जब भी डेविस के पास समय होता था, वह लगभग हर दिन अपनी माँ से मिलने जाता था। डेविस को अपनी माँ और पिता को छोड़कर सभी के सामने एक बच्चे की तरह काम करने की जरूरत थी। उनके पिता और माता ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। वास्तव में वे उसके पीछे हंसते भी थे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनका अभिनय कौशल काफी उत्कृष्ट था। 6 महीने बीत गए। लोगन अपने चेहरे पर एक कठोर भाव के साथ आ जा रहा था। हालांकि क्लेयर को कुछ नहीं होगा, लेकिन डेविस जैसे राक्षस के जन्म के बाद उसे यकीन नहीं था। उन्होंने अनजाने में सभी संभावित सबसे खराब स्थितियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पिताजी! डेविस, जो उसके बगल में था, चिल्लाया। चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। डेविस अपने पिता की तुलना में काफी रचा हुआ था। महीनों तक इस शरीर में रहने के बाद उसे इसकी आदत हो गई थी और उसने अपनी नसों और अनियंत्रित भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कम से कम उन्होंने महसूस किया कि वह इसे अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहे। लोगान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अपनी घबराहट को अपने सिर से बाहर नहीं निकाल सका।
दर्द और भारी सांस लेने की एक चीख अचानक सुनी जा सकती थी, जिसके बाद एक रोते हुए बच्चे का शोर सुनाई दे रहा था। क्लेयर लोगान जल्दी से महारानी के कमरे के अंदर चला गया। डेविस भी अंदर उसका पीछा कर रहा था। उनके बगल में और भी लोग थे, लेकिन किसी ने भी उनके पीछे चलने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमरे के अंदर क्लेयर एक नवजात बच्चे को पकड़े हुए थी, जबकि वह चमक रही थी। वह एक परी की तरह लग रही थी और उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को चमक से रोशन कर दिया। लोगन दृश्य पर दंग रह गया, जबकि डेविस का ध्यान नवागंतुक पर था। लोगन उसके बगल में गया और अपना ध्यान बच्चे पर स्थानांतरित कर दिया। यह एक लड़की है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्लेयर को पता था कि उसे एक लड़की का बच्चा मिलेगा, लेकिन उसने इसे सभी से गुप्त रखा। उसने डेविस को देखा और कहा, डेविस, तुम अब एक बड़े भाई हो। मेरी बहन। डेविस अपनी बहन के जन्म की संभावना पर भौंचक्का था, भले ही वह जानता था कि यह अंतः सामान्य जन्म दर के कारण होगा। यह दुनिया आधुनिक दुनिया की तरह नहीं थी और लोग शायद ही कभी एक बच्चे के साथ रुकते थे, ज्यादातर क्योंकि एक उत्तराधिकारी की मृत्यु की संभावना विभिन्न कारणों से असाधारण रूप से अधिक होती है, ज्यादातर हिंसक संघर्ष से उपजी होती है। लोगान ने क्लेयर से बच्चे को पकड़ लिया। उसने प्यार से भरी नजर के साथ उसके छोटे भावहीन लेकिन प्यारे चेहरे को देखा। क्लेयर, वह आपकी तरह दिखती है, एक परी। क्या हमने तय नहीं किया कि अगर बच्चा एक लड़की थी तो मुझे उसका नाम देना होगा? क्लेयर ने हंसते हुए पूछा। हाँ, भले ही मैं चाहता था। लोगान का चेहरा असंतोष से भरा था क्योंकि वह बुदबुदाया, लानत है। हमारी छोटी राजकुमारी का नाम क्लारा लोरेट रखा जाएगा। क्लारा लोरेट एक अच्छा नाम। लोगन इस नाम से थोड़ा खुश हो गया क्योंकि यह क्लेयर के समान लग रहा था, जबकि डेविस अपने दिमाग में नाम को घुमाता रहा। एक साल बीत गया। डेविस ने इस समय के दौरान खेती के बारे में सीखना शुरू किया। वह एक और साल बीतने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह खेती शुरू कर सकें। इस दुनिया में बच्चे 5 साल की उम्र में खेती शुरू करते थे, लेकिन यह बच्चे के शरीर के आधार पर भिन्न होता है। कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में खेती करना शुरू करते हैं और कुछ 8 या 10 साल की उम्र में भी। डेविस, क्लेयर ने उसे पुकारा। हम माँ, डेविस कैसल लाइब्रेरी में खेती के बारे में किताबें पढ़ रहा था। डेविस, मुझे इसे स्वयं कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक सक्षम प्रतिभा को पता होना चाहिए कि किसी के पास घूमने वाले कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को विकसित करने का कोई तरीका नहीं है। कम से कम मेरी जानकारी में मैंने कभी भी ऐसे पात्रों के बारे में नहीं सुना है। हाँ, तुमने पहले भी मुझसे इसका उल्लेख किया था, माँ। डेविस ने तुरंत जवाब दिया। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और फिर एक उत्साही मुस्कान प्रकट की। आप काफी भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस महाद्वीप में एकमात्र साम्राज्य हैं जो सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में माहिर हैं। सच में? डेविस ने उत्साह में पूछा। अन्य संप्रदायों, कुलों, विभिन्न परिवारों के पास भी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल हैं, लेकिन वे हमारी तुलना नहीं करते हैं। यह बहुत अच्छा है। डेविस के चेहरे पर एक प्रफुल्लित भाव था। फिर इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में अपनी उम्र के किसी और की तुलना में सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में तेजी से और पहले आगे बढ़ सकता हूं। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। क्लेयर ने देखा जैसे वह उसके चेहरे पर ठंडा पानी डालने जा रही थी। 3 कल्टीवेशन सिस्टम में से सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन खेती करना सबसे कठिन है। इस तथ्य पर बहस करने की भी जरूरत नहीं है। आपने रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले नवजात आत्मा चरण हासिल कर लिया है। हमारे महाद्वीप में सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल को केवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद ही विकसित किया जा सकता है। उस स्तर पर आप आत्मा फोर्जिंग साधना के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। यदि आप हमारे सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल के साथ 1 साल के बाद अपनी आत्मा को विकसित नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर से प्रशिक्षण लेने से पहले रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचना होगा, जो आपकी खेती की गति को किसी भी शाही परिवार के बच्चों के समान बनाता है। क्लेयर ने पहले अपने अहंकार को नीचे रखने का फैसला किया, इसलिए उसने समझाया। क्या बकवास है? डेविस अवाक लग रहा था। मेरी प्रतिभा नाले में चली जाती है। उनकी नवजात आत्मा चरण की खेती तब तक बेकार साबित हुई जब तक कि वह अपनी इंद्रियों को मजबूत बनाने के लिए परिक्रामी कोर स्टेज तक नहीं पहुंच सके। अध्याय 10, खेती की तकनीक। मुझे खेद है डेविस, लेकिन मेरे पास आपको सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन सिखाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमारा शुरुआती बिंदु अलग है। यदि आप परिक्रामी कोर चरण में थे तो मैं आपको मदद की पेशकश कर सकता था। हालांकि आपको यह जानने के लिए अपनी समझ पर भरोसा करना होगा कि परिक्रामी कोर स्टेज तक पहुंचने के बिना अपनी आत्मा को कैसे विकसित किया जाए। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक असहाय भाव के साथ कहा। मैं समझता हूं, मां। डेविस समझ गया कि लगभग सभी लोग बिना किसी साधना के आत्मा को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन यह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। उन्हें यकीन था कि वह आधिकारिक तौर पर अपनी आत्मा को विकसित करना शुरू करने से पहले कुछ अतिरिक्त कदम उठाएंगे और कुछ बिंदुओं पर ठोकर खाएंगे। मां, मुझे अब हमारे परिवार का एक नवजात आत्मा चरण आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल चाहिए। डेविस को पता था कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा की तरह अनुमति की आवश्यकता थी। डेविस, आपको 5 साल की उम्र तक खेती करने की अनुमति नहीं है। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ चेतावनी दी। मुझे पता है, मां। मैं बस परिक्रामी कोर स्टेज तक पहुंचने के बिना खेती करने का एक तरीका खोजने के लिए मैनुअल सीखना चाहता हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं 5 साल की उम्र तक खेती नहीं करूंगा। क्लेयर उदास लग रही थी। उसने एक सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करूंगा। फिर मैं बाद में क्लारा के साथ खेलने आऊंगा। डेविस ने उत्साह से कहा। बेशक। हालांकि क्लारा आपको मुझसे ज्यादा पसंद करती है। तुमने उस पर किस तरह की चालें चली? क्लेयर ने नकली क्रोध से भरे भाव के साथ पूछा। रहस्य? डेविस मुस्कुराया और भाग गया। 6 महीने बीत गए। अपने पिता से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई नवजात सोल स्टेज सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल सीखे और अनुमान लगाए। डेविस ने एक रास्ता खोजने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि आत्मा को विकसित करने का एक तरीका मिल सके। लोगान ने व्यक्तिगत रूप से उसे सभी 3 प्रकार की खेती के बारे में सिखाना शुरू कर दिया, विशेष रूप से सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन की मूल बातें। 6 महीने के बाद डेविस ने दृढ़ता से समझा कि जब कोई रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचता है तो अपनी आत्मा को सामान्य रूप से कैसे विकसित किया जाए, लेकिन वह इसमें प्रवेश किए बिना खेती करने के तरीके को समझ नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में यह एक चमत्कार था कि उन्होंने एक विशिष्ट सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल में खेती किए बिना नवजात आत्मा चरण हासिल किया।
चूंकि डेविस को खेती करने का कोई तरीका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने विभिन्न व्यक्तित्वों से गोलमोल तरीके से पूछने की कोशिश की। शुभ दिन क्राउन प्रिंस। लाइब्रेरियन ने डेविस का अभिवादन किया। शुभ दिन मिस्टर ऑक्सफोर्ड, डेविस ने अभिवादन किया। मिस्टर ऑक्सफोर्ड रॉयल कैसल के लाइब्रेरियन थे। वह 181 सेंटीमीटर लंबा था, एक सौम्य और सज्जन चेहरे के साथ। लेकिन वह काफी बूढ़ा दिखता था जब उसे नश्वर के मानक में माना जाता था, लगभग 50 वर्ष की आयु। डेविस के लिए उनकी वास्तविक उम्र अज्ञात थी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पूछा तो उनके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। हमारा राजकुमार बहुत अध्ययनशील है। आने वाले वर्षों में हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से स्थिर और शक्तिशाली होगा। ऑक्सफोर्ड ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान के साथ प्रशंसा की। धन्यवाद मिस्टर ऑक्सफोर्ड, डेविस ने एक निर्दोष अभिव्यक्ति के साथ मुस्कान का जवाब दिया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? राजकुमार के पास मेरे लिए एक सवाल है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सार इकट्ठा करने की खेती प्रणाली में किस चरण में हैं? डेविस ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक भाव के साथ पूछा। मैं रिवॉल्विंग कोर स्टेज में हूं। हालांकि यह आपके प्रतिभाशाली शाही पिता की तुलना नहीं करता है, जो विद्रोह समाप्त होने से ठीक पहले हाल ही में लॉ सीड स्टेज तक पहुंच गए थे। सच में? पिता ने लॉ सीड स्टेज हासिल कर लिया है? डेविस आश्चर्यचकित हो गया। डेविस ने खेती की मूल बातें पढ़ना समाप्त कर दिया, इसलिए वह सभी 3 खेती प्रणालियों के लिए 5वें चरण तक खेती चरणों के क्रम को जानता था। हाँ, मिस्टर ऑक्सफोर्ड ने अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद लोरेट साम्राज्य के युवा सम्राट पर गर्व है। लॉ सीड स्टेज सार इकट्ठा करने की खेती प्रणाली में 5वां चरण है। संसाधनों और समझ के बिना इसे प्राप्त करना मुश्किल है। केवल महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों के पास लॉ सीड स्टेज का पावर हाउस है। लोगान के शाही पिता, पिछले सम्राट, मूल रूप से एक लॉ सीड स्टेज विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई। तो फिर मेरे पिता की आत्मा फोर्जिंग साधना के बारे में क्या? ओह, क्या आप अपने पिता के बारे में जानने की जल्दी में नहीं हैं? ऑक्सफोर्ड ने चिढ़ाया, लेकिन जारी रखा। आपके पिता यंग सोल स्टेज के चरम स्तर पर हैं, जो आत्मा फोर्जिंग साधना का तीसरा चरण है। इस बीच मैं केवल नवजात आत्मा चरण के चरम स्तर पर हूं। ऑक्सफोर्ड ने आह भरी। केवल तीसरा चरण? और मिस्टर ऑक्सफोर्ड केवल सोल फोर्जिंग खेती में पहले चरण के चरम पर पहुंच गए। डेविस सोल कल्टीवेशन में उनकी धीमी गति पर चौंक गया था। यंग सोल स्टेज सोल फोर्जिंग साधना का तीसरा चरण है। ओह, आत्मा को विकसित करना आसान नहीं है मेरे राजकुमार। महामहिम को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो आपकी आत्मा को शांत और परिष्कृत करते हैं। इसके अलावा आपको स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को समझने और अगले स्तर और चरण में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। उनके बिना आप केवल धीमी गति से धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। आत्मा में प्रशिक्षण? ऑक्सफोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे उसने अफसोस किया कि वह अपनी आत्मा को स्थिर गति से विकसित नहीं कर सका। यह बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं, फिर मैं तुम्हें चारों ओर देखूंगा। डेविस अपना सिर हिलाता रहा और अपनी छुट्टी ले ली। डेविस अनुपस्थित रूप से चला गया, उस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे सोचता है, वह अपने वर्तमान ज्ञान के साथ समाधान के बारे में नहीं सोच सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे भूल जाओ, मैं अंततः अपनी आत्मा को शांत करने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। डेविस ने अस्थायी रूप से हार मान ली और अपनी माँ और बहन के साथ खेलने चले गए। क्लारा अब वाक्यों के 3 से 4 शब्द बनाने में सक्षम थी। उन्होंने खेलने में अपना समय लिया, अपनी छोटी बहन का मनोरंजन किया और उसे गलती से रुला दिया, जिससे क्लेयर ने अपने बट को इस दुनिया से बाहर निकाल दिया। इस उन्नत जीवन में जो ऐसा नहीं लगता था कि एक शाही व्यक्ति कैसे रहेगा, वह ट्यूटर से शाही नैतिकता और अन्य विषयों को सीखने के अलावा अपने जीवन में किसी भी बोझ के बिना लापरवाही से रहता था। रॉयल कैसल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होने के अलावा वह एक निर्बाध स्वतंत्र आत्मा थी जो कहीं भी जा सकती थी और किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती थी जब तक कि वह सम्राट और महारानी नहीं थी। बेशक उन्होंने शायद ही कभी उनकी उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया जब तक कि उनके पास कुछ काम या काम न हो। 8 महीने बाद डेविस अपने 5वें जन्मदिन पर पहुंचे और आधिकारिक तौर पर खेती करने की स्वतंत्रता अर्जित की। उन्होंने सभी 3 कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में अधिक सीखा और 6 महीने पहले उन तीनों की खेती मैनुअल प्राप्त की। रॉयल लाइब्रेरी से उन्होंने जो 3 कल्टीवेशन मैनुअल खरीदे थे, वे सभी स्काई ग्रेड मैनुअल थे। स्काई ग्रेड मैनुअल केवल शाही परिवार के सदस्यों और उन लोगों के लिए आरक्षित थे जो लोरेट साम्राज्य के लिए फायदेमंद शीर्ष उपलब्धियों का उत्पादन करते हैं। स्काई ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक इस महाद्वीप पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। वे सिर्फ दुर्लभ नहीं थे, लेकिन सभी उपलब्ध स्काई ग्रेड मैनुअल पहले से ही ग्रैंड सागर महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों के हाथों में हैं। किसी भी मध्यस्तरीय नीलामी ने उनके स्थान पर एक को बेचने की हिम्मत नहीं की और अधिक से अधिक केवल उच्च स्तरीय शक्तियां ही उन्हें बेचने की हिम्मत करेंगी। अपने पिता और मां की मदद से उन्होंने जिन कल्टीवेशन मैनुअल को चुना, उन्हें नाम दिया गया अत्याचारी शरीर रहस्य, विलुप्त होने वाला बिजली निर्णय और पवित्र ल्यूमिनेंस मिस्ट। अत्याचारी बॉडी सीक्रेट्स एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है जो एक बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन मैनुअल है। इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत खेती प्रणाली में चरणों के अनुरूप है। पहली परत को पहले चरण में प्रवेश करने पर समझा जाता है, दूसरी परत को दूसरे चरण में प्रवेश करने पर समझा जाता है, और इसी तरह। विलोपन लाइटनिंग जजमेंट भी एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है। यह एक सार सभा साधना मैनुअल है। इसकी 5 परतें भी हैं। सेक्रेड ल्यूमिनेंस मिस्ट एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है। यह एक सोल टैंपरिंग कल्टीवेशन तकनीक है और इसमें 5 परतें भी हैं। इस महाद्वीप में किसी भी शीर्ष शक्ति के पास स्काई ग्रेड सोल कल्टीवेशन तकनीक नहीं है, कम से कम सार्वजनिक रूप से, और केवल लोरेट साम्राज्य इस पर एकाधिकार रखता है। हालांकि अभी भी कुछ शक्तियां थीं जो गुप्त रूप से स्काई ग्रेड सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल रखती थीं, लेकिन एक योग्य उत्तराधिकारी पैदा करने में विफल रहीं। लोरेट साम्राज्य में 3 स्काई ग्रेड सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन तकनीक हैं, 2 निम्न स्तर और 1 मध्यस्तरीय स्काई ग्रेड मैनुअल। अपनी खेती में प्रगति करने के लिए आवश्यक सभी कल्टीवेशन मैनुअल प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें सभी 3 कल्टीवेशन नॉलों के बारे में सिखाया, जिससे तीनों कल्टीवेशन सिस्टम के दूसरे चरण तक उनका ज्ञान और बढ़ गया। पिताजी, मुझे अभी भी पता नहीं है कि आत्मा को कैसे विकसित किया जाए। हालांकि डेविस अभी भी उदास था। वह सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में दूसरे चरण की मूल बातें समझने में कामयाब रहे थे, लेकिन फिर भी यह देखने में विफल रहे कि वह अपनी आत्मा को कैसे विकसित कर सकते हैं।
इसे पसीना मत करो। तुम अभी भी 5 साल के बच्चे हो। आपके पास भविष्य में कुछ विचारों को आजमाने के बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन नहीं, लेकिन आप अभी के लिए अन्य 2 खेती प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एम लोगान ने कुछ देखा और बड़े कदमों के साथ छोड़ना शुरू कर दिया, है ना? पिता, तुम कहाँ जा रहे हो? डेविस हक्का बक्का रह गया क्योंकि उनकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह मेरे लिए सफलता का समय है। लोगन उत्साह से मुस्कुराया।